हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो की तरह ही इस वीडियो में भी हम लोग 100 प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं आपके आने वाले रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए, है ना। पूरे 100 प्रश्न का ये एक वीडियो है, सेट है। इस तरह के 5 सेट्स मैं आपको दूंगा 5 तारीख तक। उसके बाद आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो 5 तारीख तक आप पूरे 500 प्रश्न कर लेंगे, जिसमें ज़्यादातर प्रश्न मैं लूँगा वो आपके इस बार जो पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 2025 में उनके होंगे। अब आइए हम लोग प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। अल्कोहल के कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकरण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। अल्कोहल है, इसको ऑक्सीकृत कर दिया गया है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें उपयोग किया जाता है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर इसके स्थान पर लिया जा सकता है अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये एथेनॉल है। एथेनॉल अल्कोहल ही है, अपने आप में अल्कोहल का ही सदस्य है। ये एथेनॉल कन्वर्ट हो गया एथेनोइक एसिड में, इसी को हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसी को हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो एथेनॉल कन्वर्ट हो गया एथेनोइक एसिड में। कैसे हुआ? गर्म किया गया इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, क्षारीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। या तो आप ये ले लो, या फिर आप इसके स्थान पर क्या कर सकते हो, इसको गर्म कर सकते हो अम्लीकृत एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। तो एथेनॉल ऑक्सीडाइज हो जाएगा एथेनोइक एसिड में, या फिर बोल दो अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। डी ऑप्शन राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस जीवाणु संक्रमण को यौन संचारित रोग माना जाता है। यानी कि यौन संचारित वो रोग होना चाहिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वो होना चाहिए, साथ में वो जीवाणु से होना चाहिए। यौन संबंध बनाने से ये रोग फैलता है और ये बैक्टीरियल डिजीज है ना, जीवाणु जन्य रोग है। टाइफाइड बैक्टीरियल है, लेकिन ये एसटीडी नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। निमोनिया होता तो जीवाणु से है, लेकिन एसटीडी नहीं है। ठीक। उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस, ये भी बैक्टीरियल है, लेकिन ये एसटीडी नहीं है। गोनोरिया, गोनोरिया अपने आप में यौन संचारित रोग है ना, यौन संचारित रोग है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और ये जीवाणु से होता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बिंब को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब दूरी यानी कि V कितनी होगी। यह दर्पण है अवतल दर्पण, मुख्य फोकस है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो वक्रता केंद्र आपको मिलेगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, और वस्तु दूरी भी है 30 सेंटीमीटर। यानी कि वस्तु को रखा गया है वक्रता केंद्र पर, और जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, तो वस्तु दूरी आप लेते -30 सेंटीमीटर, वस्तु दूरी हमेशा हम लोग ऋणात्मक लेते हैं, और जहां पर वस्तु वहीं पर प्रतिबिंब बन जाए तो प्रतिबिंब दूरी भी आप ऋणात्मक ही लेंगे। ठीक है। तो दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है और दर्पण के सामने मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त कार्बन यौगिक है। संतृप्त कार्बन यौगिक है, ये सारे के सारे आपको हाइड्रोकार्बन दिए गए हैं। तो संतृप्त कार्बन यौगिक में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलता है। तो जो एल्कीन है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिलेगा, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलेगा। और ये जो इथाइलिन है ये अपने आप में एल्कीन का ही सदस्य है। इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पर मिलता है। तो कार्बन कार्बन सिंगल वाले को हमें चुनना है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पौधों में मादा जनन कोशिका है। पौधों में मादा जनन कोशिका है, ठीक, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है, मादा जनन कोशिका है। तो अंड कोशिका, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अंड कोशिका यानी कि एग अंड कोशिका, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और पुरुष जनन कोशिका शुक्राणु स्पर्म, डी ऑप्शन राइट आंसर। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या है, ये आपके ग्रुप डी 2025 का सवाल है। फॉर्मिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये एक पूरे फैमिली का नाम है, उसका जो पहला सदस्य होता है उसी को हम लोग फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। अब ये जो फॉर्मिक एसिड है ये कॉमन नाम है, साधारण नाम है, सामान्य नाम है फॉर्मिक एसिड।
और इसी का जो IUPAC नाम है ये है मेथनोइक एसिड। यानी एक कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसी को हम लोग फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, मेथनोइक एसिड बोलते हैं। ये मेथनोइक एसिड ये IUPAC नाम है ना। मेथनोइक एसिड IUPAC नाम है और ये सामान्य नाम है, कॉमन नाम है। तो आंसर हो जाएगा एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये C2H5OH ये एथेनॉल है, ये है एथेनॉल। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को आघात वर्धिता कहा जाता है। सही है, धातुओं को पीटकर पतली चादर जो है बनाया जा सकता है। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है और धातुओं के पास ये जो गुण धर्म है इसे कहा जाता है आघात वर्धिता। ये स्टेटमेंट सही है। अधातु को पीटकर हम पतली चादर नहीं बना सकते, अधातु तो वो टूट जाएंगे, है ना, वो टूट जाएंगे बारीक कणों में। लेकिन हम जानते हैं कि धातुओं को पीटकर पतली चादर हम बना सकते हैं। पतली चादर आप धातु के देखते हैं वो इसी प्रॉपर्टी के कारण बन पाता है। धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। हम लोग घरों में कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर, ये सारे वायर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो धातुओं से ही बने होते हैं। तो धातुओं को खींचकर जो है तार को बनाया गया होता है। तो धातु के पास ये गुण है कि आप उसको खींचकर पतली तार बना सकते हैं। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, ये भी सही है, तभी जाकर के वो अपने से होकर के ऊष्मा का स्थानांतरण करती है। अगर आपके पास धातु का कोई रॉड है, अगर आप इधर से गर्म करोगे तो कुछ देर के बाद जो है ये वाला एंड भी गर्म हो जाएगा, यानी कि ऊष्मा का स्थानांतरण धातु के द्वारा होता है। तो ये सारे कथन सही है, सारे के सारे कथन सही है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पिता से X युक्त शुक्राणु प्राप्त करने वाले बच्चे की आनुवांशिक रचना निम्नलिखित में से किस प्रकार होगी? माता की तरफ से हमेशा ही X सेक्स क्रोमोसोम मिलता है, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो दोनों में X क्रोमोसोम तो मिलने ही वाले हैं। अगर पिता से X मिल जाए तो जो बच्चा जन्म लेगा वो अपने आप में एक फीमेल होगी, और अगर पिता से Y मिल जाए तो जो बच्चा जन्म लेगा वो अपने आप में एक मेल होगा। ठीक, और अगर हम मनुष्यों की बात करते हैं तो मनुष्यों में 44 होते हैं आपके, 44 होते हैं आपके, 2 होते हैं आपके लिंग गुणसूत्र और 44 होते हैं आपके अलिंग गुणसूत्र, जिसे हम लोग ऑटोसोम भी बोलते हैं। तो टोटल जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, मनुष्यों में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि वो लड़की है तो उसमें 44 प्लस XX होगा, 2 सेक्स क्रोमोसोम XX, और अगर लड़का है तो उसमें 44 प्लस XY होगा। तो पिता से अगर X मिला है तो अपने आप में एक फीमेल है, तो उसके अंदर ये कॉम्बिनेशन बनेगा। ये जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं इसे हम लोग आलिंग गुणसूत्र बोलते हैं, और ये जो XX है या फिर XY है इसे हम लोग लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। इसे हम लोग ऑटोसोम और इसे हम एलोसोम भी बोलते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कार्य के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन मनुष्यों में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जंतु ऊतकों को निरूपित करता है? देखो, मनुष्यों में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, या फिर जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। जो एनिमल टिश्यू है या हमारे अंदर भी जो टिश्यू है वो 4 प्रकार के हैं। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ये 4 प्रकार के ऊतक होते हैं, ये याद रखिएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारे बॉडी में जितने भी टिश्यू है उन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है, 4 प्रकार से बांटा गया है। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। ठीक, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। संयोजी ऊतक भी कई प्रकार के होते हैं, उपकला ऊतक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे लिगामेंट है, टेंडन है ना, एरियोलर टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, ब्लड है, बोन है। ये सारे के सारे संयोजी ऊतक के प्रकार हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर। पदार्थ की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अत्यधिक संपीड़ित है? सबसे ज्यादा आप संपीड़ित किसे कर सकते हो? तो अगर हम संपीड़ितता की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा संपीड़ित गैस है। गैस बहुत ज़्यादा संपीड़ित है, गैस तो बहुत ज़्यादा संपीड़ित है। द्रव जो है इससे काफ़ी कम संपीड़ित है, और जो ठोस है वो तो बोल सकते हो कि नहीं के बराबर संपीड़ित होते हैं।
तो गैसीय अवस्था में जब पदार्थ होते हैं तो सबसे ज़्यादा संपीड़ित होते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। परिवार नियोजन का उद्देश्य क्या है? परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो बोलने का क्या मतलब होता है कि हस्बैंड है, वाइफ है और उनके 2 बच्चे काफ़ी है। तो ये है जनसंख्या नियंत्रण का प्लानिंग, है ना। परिवार नियोजन यानी कि अपने परिवार को छोटा रखिए, है ना। हस्बैंड वाइफ है, माता पिता है और 2 बच्चे हैं, काफ़ी है। इससे क्या होगा कि जो जनसंख्या है वो नियंत्रित रहेगी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नर जनन तंत्र में शुक्रवाहिका का मुख्य कार्य क्या है? जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें वास डिफरेंस का मुख्य कार्य क्या है? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं आपके, ये वृषण है, वृषण कोश है, शुक्रवाहिनी है, इसी को शुक्रवाहिका कहा गया है। उसके बाद शुक्राशय है, उसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि है और ये शिश्न है और इसके अंदर मूत्रमार्ग है। तो ये जो वृषण है इसमें बनता है शुक्राणु, स्पर्म। ये स्पर्म कुछ समय के लिए स्टोर होता है इस अधिवृषण में, एपिडिडाइमिस में। फिर यहाँ से जब वीर्य बाहर आता है, यहाँ से जब वीर्य बाहर आता है, मूत्र मार्ग से वीर्य जब बाहर आता है तो कैसे आता है? इसमें जो संचित पहले से रहता है शुक्राणु, वो इस शुक्रवाहिनी के मदद से, शुक्रवाहिनी से होते हुए, ये शुक्रवाहिनी है, इससे होते हुए, इससे होते हुए, इससे होते हुए, मूत्र मार्ग से होते हुए शुक्राणु जो है बाहर आता है वीर्य के रूप में। वीर्य में ये जो शुक्राशय है अपने आप में ग्रंथि है, ये प्रोस्टेट अपने आप में ग्रंथि है, तो इनके स्राव भी रास्ते में मिल जाते हैं। शुक्राणु तो चला यहाँ से, वृषण से चला, है ना, शुक्रवाहिका से होते हुए जब शुक्राशय के पास ये शुक्राणु आया तो उसमें किसका स्राव आया? शुक्राशय का आया। और उसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि का भी अपना स्राव होता है। तो शुक्राशय का स्राव, प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव और शुक्राणु, ये सब मिल करके वीर्य का निर्माण करते हैं। ठीक, तो हम बोलेंगे शुक्राणु को अधिवृषण से मूत्र मार्ग तक पहुंचाना। अधिवृषण यानी कि एपिडिडाइमिस जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, यह है वृषण जिसमें शुक्राणु बनता है। फिर वो शुक्राणु कुछ समय के लिए आकर के जब तक कि यहाँ से वीर्य के रूप में वो बाहर न आए तब तक इस अधिवृषण में संचित रहता है और फिर यहाँ से शुक्रवाहिका जो है शुक्राणु को लेकर के इस मूत्र मार्ग में आता है और रास्ते में शुक्राशय का स्राव और प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव भी मिल जाता है। राइट, तो जो वीर्य में फ्लूइड वाला पार्ट होता है, तरल भाग होता है, वो शुक्राशय और इस प्रोस्टेट ग्रंथि का ही स्राव होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य की तुलना में एक समजातीय यौगिक नहीं है? यानी 4 में से 3 जो है समजातीय, एक ही समजातीय श्रेणी के हैं और एक नहीं है, तो यहां पर देखो सारे में आपको OH 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 दिख रहा है, तो ये तो समझ में आ रहा है कि भाई अल्कोहल फैमिली के मेंबर्स हैं, अल्कोहल फैमिली के मेंबर्स हैं और अल्कोहल फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो इस वाले फॉर्मूले पर आधारित होते हैं, CnH2n+1OH। जितने कार्बन होंगे उसके 2 गुने से 1 ज़्यादा हाइड्रोजन होगा आपको और साथ में OH आपको मिल जाएगा। या फिर आप ऐसे याद रखो CnH2n+1 और OH। क्या ये जो सूत्र है इस वाले फॉर्मूले पर है क्या? देखो 3 कार्बन है ना, 3 का डबल 6 हो जाएगा प्लस 1 7 और OH ये है। यहाँ आ जाओ 1 कार्बन है, 1 गुने में 2 प्लस 1 3 और OH, ठीक है। यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 का डबल करेंगे 5 हो जाएगा प्लस 1 6 हो जाएगा, है ना। 2 है, अगर हम यहाँ पर N के साथ 2 डालते हैं तो C2 2 गुने में 2 4 प्लस 1 5 हो जाएगा ना, 2 गुने में 2 4 प्लस 1 5 और साथ में OH, तो भाई ये भी है। यहाँ आ जाइए, अगर आप यहाँ पर N के स्थान पर 6 डालते हो तो C6 हो जाएगा, 6 का डबल 12 हो जाएगा और एक जोड़ेंगे 13 और OH, तो ये नहीं है, ये इस वाले फॉर्मूले पर नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जनरल फार्मूला जो है आप याद रख सकते हो। एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्केन का होता है, एल्केन का हम लोग क्या बोलते हैं, CnH2n+2, जितना कार्बन उसके डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन। ठीक, इसी में से आप एक हाइड्रोजन हटा दो और उसके स्थान पर OH लगा दो, तो ये हो गया सामान्य सूत्र किसका, अल्कोहल का, है ना। कोई भी अल्कोहल होगा आपको इसी वाले जनरल फॉर्मूले पर दिख जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल के अनुसार लंबे मटर के पौधों को
छोटे मटर के पौधों के साथ संकरण कराने पर F1 संतति में कौन से विशेषक प्रकट हुआ? F1 पीढ़ी में सारे के सारे लंबे हुए। F1 पीढ़ी में सारे के सारे लंबे हुए। आप ऐसे याद रखो सीधा, जो F1 पीढ़ी के संतति हुए वो सारे के सारे कैसे हुए? लंबे हुए। और सारे के सारे लंबे तो हुए, लेकिन उनका जीनोटाइप क्या था? उनका जीनोटाइप होता है कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जीनोटाइप होता है, ये याद रखिएगा। ठीक, तो सारे के सारे लंबे थे, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और F1 पीढ़ी के जो संतति आए उससे जो F2 पीढ़ी आएगा उसमें कुछ लंबे होंगे, अधिकांश लंबे होंगे, लेकिन कुछ बौने भी होंगे। ठीक, कुछ बौने भी होंगे। तो जब मेंडल साहब ने एक शुद्ध रूप से लंबा पादप लिया, एक शुद्ध रूप से लंबा कहने का मतलब, शुद्ध रूप से लंबा कहने का मतलब उसका जीनोटाइप जो है कैपिटल टी है। और बौना कहने का मतलब बौना आपको हमेशा स्मॉल टी ही मिलेगा। इनके बीच में जब प्रजनन हुआ तो जो संतति आए वो F1 पीढ़ी के संतति कहलाए। और F1 पीढ़ी के सारे संतति लंबे थे, यानी जो लंबा जनक है उसके जैसे ही थे, जो लंबा जनक है उसी के जैसे ही सारे संतति थे, लेकिन जीनोटाइप अलग था। ये कैपिटल टी वाला है और ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, जीनोटाइप अलग था। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर डैश परिक्रमण करते हैं। तो नील्स बोर ने कहा था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो एक खास तरह के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं जिसमें उसकी ऊर्जा जो है वो निश्चित बनी रहती है ना। ऊर्जा जो है उसकी खर्च नहीं होती है। ठीक, यानी कि ऊर्जा जो है उसकी घटती नहीं है और वो उसी ऊर्जा के साथ जो है उस ऑर्बिट में चक्कर जो है लगाती रहती है। जैसे बोर ने कहा था ये नाभिक है, ये मान लो पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है। तो बोर ने कहा था कि देखो ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन एक खास तरह के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके पास एक निश्चित ऊर्जा होगी, उसी ऊर्जा के साथ वो घूमती रहेगी, उसकी ऊर्जा घटने वाली नहीं है। इस वाले ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसी ऊर्जा के साथ वो इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, ऊर्जा जो है कमने वाली नहीं है। और इस ऑर्बिट में घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है उसी ऊर्जा के साथ घूमता रहेगा। ठीक, तो बोलेंगे विभिन्न कक्षाओं में, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, विभिन्न कक्षाओं में। नील्स बोर ने अपना जो परमाणु मॉडल दिया था उनके अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन डिस्क्रीट ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, यानी कि उस डिस्क्रीट ऑर्बिट को जो हम लोग एनर्जी लेवल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है खास तरह के ऑर्बिट में घूमते हैं और जब उस ऑर्बिट में घूमते हैं तो उसकी ऊर्जा जो है निश्चित होती है, वो घटती नहीं है। अगर ऊर्जा जो है घटती तो क्या होता? इलेक्ट्रॉन जो है धीरे धीरे नाभिक में गिर जाता और परमाणु जो है अस्थायी होता और ऐसे में पदार्थ जो है एग्जिस्ट नहीं करता। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रदरफोर्ड के सोने की पन्नी के प्रयोग से परमाणु की संरचना के बारे में क्या निष्कर्ष निकला? तो रदरफोर्ड ने जो अपना नाभिकीय मॉडल दिया था परमाणु का, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि परमाणुओं में धन आवेशित नाभिक और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। परमाणुओं में धन आवेशित नाभिक और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सही है, सही है। रदरफोर्ड ने यही तो कहा था कि जो परमाणु का नाभिक है वो धन आवेशित है ना। जो परमाणु का नाभिक है वो धन आवेशित है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है घूमते हैं। परमाणु अविभाज्य है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। परमाणु एक यादृक्ष अवस्था में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। न्यूट्रॉन की खोज जो है बाद में होती है ना। न्यूट्रॉन की खोज जो है बाद में होती है, इलेक्ट्रॉन की खोज पहले हो चुकी थी। परमाणुओं के एक समान धनात्मक आवेश उनके पूरे आयतन में फैला होता है, तो गलत हो जाएगा। धनात्मक आवेश केंद्र में निहित होता है, संपूर्ण द्रव्यमान भी केंद्र में निहित होता है और इलेक्ट्रॉन्स चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अमीबा में विखंडन के दौरान डैश विभाजन हो सकता है। किसी भी तल में अमीबा में द्विखंडन होता है। सिर्फ अमीबा में ही नहीं, ये लिशमेनिया है, जिसके कारण काला जड़ होता है। ये पैरामीशियम है और यह है अमीबा। ये सारे के सारे जो हैं द्विखंडन ही करते हैं। एक लिशमेनिया से दो लिशमेनिया यहाँ पर बन गया,
एक पैरामीशियम से 2 पैरामीशियम यहाँ पर बन जाते हैं, एक अमीबा से 2 अमीबा यहाँ पर बन जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो है द्विखंडन के द्वारा ही अलैंगिक प्रजनन करते हैं, लेकिन द्विखंडन जो है इनमें अलग तरीके से होता है। जैसे अमीबा किसी भी तल में एक अमीबा से 2 अमीबा में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर हम लिशमेनिया की बात करें तो इसमें द्विखंडन जो है हमेशा इस वाले तल में होगा। इसे हम लोग अनुदैर्ध्य तल बोलते हैं, है ना, अनुदैर्ध्य बोलते हैं, यानी कि लेंथ वाइज जो है द्विखंडन होगा, लेंथ वाइज, है ना, लेंथ वाइज। और सेम होता है युग्लिना में भी सेम होता है, अनुदैर्ध्य द्विखंडन होता है। और पैरामीशियम में अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है, अनुप्रस्थ होता है इसमें, और इसमें अनुदैर्ध्य होता है। इसमें देखो तो ऐसे होगा, इस वाले प्लेन में होगा, हमेशा इस वाले प्लेन में होगा, और इसमें हमेशा लेंथ वाइज ऐसे होगा। तो ये अंतर होता है। और अमीबा में ऐसा कोई प्लेन नहीं है, किसी भी प्लेन में जो है अमीबा जो है डिवाइड हो जाता है, किसी भी प्लेन में अमीबा डिवाइड हो जाता है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक नियत तल के अनुदिश, तो ये हम बोल सकते हैं युग्लिना के बारे में कि भैया हाँ युग्लिना में ऐसा होता है। ये हम पैरामीशियम के बारे में बोल सकते हैं, ये हम पैरामीशियम के बारे में बोल सकते हैं, और ये हम बोल सकते हैं लिशमेनिया के बारे में, ये हम लिशमेनिया के बारे में बोल सकते हैं। लेकिन अमीबा जो है किसी भी तल में द्विखंडन कर सकता है। कोशिका में लाइसोसोम की क्या भूमिका होती है? तो लाइसोसोम को हम लोग अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र बोलते हैं। कोशिका का कोई टूटा फूटा भाग हो, कोशिका का कोई अंगक मर गया हो, या फिर बाहर से कोई बैक्टीरिया आ जाए तो उसको जो है अपने अंदर लेकर के उसको नष्ट कर देने का काम ये लाइसोसोम करता है, इसलिए हम इसे अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र बोलते हैं। तो विजातीय पदार्थों का पाचन करना, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एटीपी का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। संभारिकों की परमाणु संख्या अलग अलग होती है, लेकिन डैश। जो संभारिक होते हैं वो अलग अलग तत्व के परमाणु होते हैं, तो निश्चित ही इनकी परमाणु संख्या अलग अलग होगी। जैसे आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो 18 है, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या दोनों के एक समान है। तो परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, द्रव्यमान संख्या एक समान है, तो हम बोलेंगे कि परमाणु द्रव्यमान एक समान है, बोल सकते हैं, है ना, बोल सकते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, नहीं प्रोटॉन की संख्या समान होती है, नहीं इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, नहीं परमाणु द्रव्यमान समान होता है, हम लोग बोल सकते हैं। हालांकि होना चाहिए द्रव्यमान संख्या समान जो है होती है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका परमाणु द्रव्यमान जो है 40 ही हो जाएगा, और इसका भी 40 ही हो जाएगा, ठीक। लेकिन जो परमाणु संख्या है वो अलग अलग है, राइट। और आइसोटोप जो होता है, जो समस्थानिक होता है, उसमें ठीक उल्टा हो जाएगा। जो ये परमाणु द्रव्यमान है या फिर द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन परमाणु संख्या जो है वो एक समान है, क्योंकि जो समस्थानिक होते हैं वो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, जबकि संभारिक अलग अलग तत्व के परमाणु होते हैं। ये आर्गन का परमाणु है और ये कैल्शियम का परमाणु है, और आर्गन कैल्शियम ये दोनों अलग अलग तत्व हैं। एक कोशिकीय जीवों के लिए अलैंगिक जनन लाभदायक क्यों होता है? जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें अलैंगिक जनन लाभदायक क्यों होता है? एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, लिशमेनिया है, प्लाज्मोडियम है, बैक्टीरिया है, एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन लाभदायक क्यों होता है? इससे आनुवांशिक परिवर्तिता में वृद्धि होती है? तो नहीं। अलैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होते हैं वो अपने जनक के समान होते हैं और आपस में भी एक समान होते हैं। हम क्या बोल सकते हैं कि इसके लिए एक मेट की आवश्यकता होती है? नहीं, यानी पार्टनर की आवश्यकता होती है? तो नहीं। अलैंगिक जनन में एक जनक ही काफ़ी अपने बच्चे को जन्म देने के लिए। इससे अनुकूल परिस्थितियों में तीव्र जनन संभव होता है? बिल्कुल सही है। सबसे तेजी से जो अपने संतान उत्पन्न कर सकते हैं वो एक कोशिकीय जीव ही है, क्योंकि द्विखंडन बड़ा ही आसान होता है। एक कोशिका को 2 कोशिका में डिवाइड कर देना बड़ा ही आसान होता है। तो इससे अगर परिस्थिति उनके अनुकूल है, फेवरेबल है ना, उनके लिए मस्त है, तो ऐसे वो तेज़ी से जो है जनन कर सकते हैं, तेज़ी से बहुत सारे संतान उत्पन्न कर सकते हैं। तो एक बैक्टीरिया को अगर आप डाल दो, है ना, ऐसे वातावरण में जो उनके लिए अनुकूल है,
तो रात भर में जो है लाखों की संख्या में बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे। तो ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि बैक्टीरिया जो है द्विखंडन करते हैं, है ना, द्विखंडन करते हैं। बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है, तो बहुत ही तेजी के साथ वो जनन करेंगे और अपने संतान उत्पन्न करेंगे। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक सामान्य परिस्थितियों में नीली गैर कालिखी लौ के साथ जलता है? यानी जब ये कार्बन यौगिक जलता है तो नीली ज्वाला उत्पन्न होती है और काला धुआं उत्पन्न नहीं होता है। तो ऐसा कार्बन यौगिक जिसमें कार्बन का जो परसेंटेज है वो आपको कम मिलेगा, जब उसको आप जलाएंगे तो आपको ब्लू फ्लेम मिलेगा, ब्लू फ्लेम मिलेगा और सूट नहीं मिलेगा आपको, है ना। जो सूट है, सूटी फ्लेम, है ना, नॉन सूटी फ्लेम लिख लो, नॉन सूटी फ्लेम आपको मिलेगा। यानी कि कुछ पदार्थ को हम जलाते होंगे तो काला धुआं जो है बहुत निकलता है, वैसा आपको जो काला धुआं देखने को नहीं मिलेगा और नीली ज्वाला के साथ जो है ये जलेगा। तो जो चारकोल है, मिट्टी का तेल है, डीजल है, इन सारे में कार्बन की जो मात्रा है वो अधिक होती है। अगर हम एथेनॉल से कंपेयर करते हैं तो तो इन सारे में जो है, इन सारे में कार्बन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है एथेनॉल की तुलना में। एथेनॉल का मतलब हो गया यहाँ पर, एथेनॉल का मतलब हो गया C2H5OH, C2H5OH। और इन सारे में तो बहुत ज़्यादा कार्बन होते हैं। कार्बन का जो परसेंटेज है इन सारे में बहुत ज़्यादा होता है। चारकोल तो एक तरह से कार्बन ही है ना, कार्बन का ही अपरूप है, ठीक। और इन सारे में भी कार्बन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। तो जब कार्बन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा तो उसका अच्छे से दहन नहीं हो पाता है। जब अच्छे से दहन नहीं होगा तो पीली ज्वाला उत्पन्न होती है और काला धुआं उत्पन्न होता है। लेकिन एथेनॉल का दहन बहुत ही अच्छे से होता है, कार्बन का परसेंटेज इसमें कम है, तो यहाँ पर नीली ज्वाला उत्पन्न होगी और काला धुआं भी उत्पन्न नहीं होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ब्यूटेनल, है ना, ये है ब्यूटेनल, ब्यूटेनल देखो लास्ट में AL है, एक होता है ब्यूटेनॉल, ये लास्ट में OL होता है ना, OL OH, ठीक। तो इसका प्रकार्यात्मक समूह की प्रकृति को पहचानिए। तो ये अपने आप में एल्डिहाइड का सदस्य है। जो एल्डिहाइड होते हैं उसके नाम के अंत में आपको अल दिखेगा और जो अल्कोहल होता है उसके नाम के अंत में आपको OL दिखेगा। तो ये एल्डिहाइड है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कीटोन, जो कीटोन फैमिली के सदस्य होते हैं उनके नाम के अंत में आपको ओन दिखता है। अल्कोहल के नाम के अंत में आपको OL दिखता है और एल्कीन के नाम के अंत में आपको ENE दिखता है और एल्डिहाइड के नाम के अंत में आपको अल दिखता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी प्रक्रिया गैर प्रजनन कोशिकाओं की तुलना में प्रजनन कोशिकाओं में DNA की आधी मात्रा सुनिश्चित करती है? अगर हम अपने शरीर में जो प्रजनन कोशिकाएं हैं उनको देखें, जैसे मनुष्यों में शुक्राणु है और मनुष्यों में अंडाणु है, इनमें हम जानते हैं कि क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है। ये शुक्राणु है और ये अंडाणु है। अगर आप इन दोनों को छोड़ दो, बाकी जितनी भी कोशिकाएं हमारे शरीर में उनमें कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो क्रोमोसोम की संख्या जो है वो आधी है जनन कोशिकाओं में, क्रोमोसोम की संख्या आधी है जनन कोशिकाओं में। बाकी सारे जो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में उनमें जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इनकी आधी संख्या होती है हमारी प्रजनन कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में। और ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं DNA और प्रोटीन से, DNA और हिस्टोन प्रोटीन से। तो अगर क्रोमोसोम की संख्या आधी हो गई है मतलब DNA का जो कंटेंट है, DNA का जो अमाउंट है वो भी आधा हो चुका है। तो ऐसा क्यों हो पाता है? ऐसा हो पाता है मियोसिस के कारण। ये जो शुक्राणु है और ये जो अंडाणु है इनका निर्माण कैसे होता है? ये बनते कैसे हैं? ये बनते हैं मियोसिस से। मियोसिस से बनते हैं, ठीक है, मियोसिस से बनते हैं। जब मियोसिस से ये बनते हैं तो उसी क्रम में जो क्रोमोसोम की संख्या है वो आधी हो जाती है। तो हम बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है।
है ना, जो लास्ट में कोशिकाएं 4 बनती है उसमें क्रोमोसोम की संख्या जो है जनक कोशिका की तुलना में आधी हो जाती है। तो बोलेंगे डीएनए भी, है ना, डीएनए भी आधा हो जाता है। लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में आनुवांशिक विविधता निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? जो जीव लैंगिक जनन करते हैं उनमें आनुवांशिक विविधता हमें देखने को मिलती है ना। लैंगिक जनन से जो संतानें उत्पन्न होते हैं उनमें विभिन्नताएं होती है और वो अपने जनक से भी भिन्न होते हैं, है ना, अपने जनक से भी भिन्न होते हैं। तो किसके द्वारा सुनिश्चित ये की जाती है? लैंगिक जनन में हम जानते हैं कि भाई माता पिता 2 चाहिए, है ना। लैंगिक जनन में मेल भी चाहिए और फीमेल भी चाहिए। तो मेल से और फीमेल से दोनों से डीएनए मिलता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है लैंगिक जनन में। इसके पीछे इसी के कारण जो है ये आनुवांशिक विविधता जो है आती है, वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। और एक कारण है ये भी कि मेल के अंदर जो शुक्राणु बनता है और फीमेल के अंदर जो अंडाणु बनता है ये बनते हैं मियोसिस से। अभी हम लोगों ने देखा मियोसिस से। तो एक तो कारण ये मियोसिस भी है और दूसरा कारण है कि लैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होते हैं वो दो जनक से डीएनए लेते हैं, है ना, माता से डीएनए और पिता से डीएनए लेते हैं, तो जाकर के इनमें विविधता देखने को मिलती है। और ये शुक्राणु और अंडाणु जो बनता है मियोसिस के जरिए, इसके कारण भी ये विविधता जो है हमें देखने को मिलती है। तो गैमीट्स समसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं, गलत हो जाएगा। संतानें दोनों जनक से जीन प्राप्त करती है। अगर यहाँ पर लिखा होता है कि जो युग्मक है वो अर्धसूत्री द्वारा बनते हैं तो वो भी सही हो जाता। मैंने आपसे कहा कि 2 कारण है ना, 2 कारण है, एक तो मियोसिस है और दूसरा जो संतति है वो दोनों जनक से डीएनए लेते हैं, है ना, दोनों जनक से डीएनए लेते हैं। डीएनए का ही टुकड़ा जीन होता है, तो आप जीन भी बोल सकते हो यहाँ पर, या फिर आप गुणसूत्र भी बोल सकते हो कि दोनों जनक से गुणसूत्र लेते हैं। यदि सतही क्षेत्र में वृद्धि कर दी जाए तो वाष्पीकरण की दर डैश। मान लीजिए कि आपने गर्म पानी को एक ग्लास में डाला है ना, ग्लास में डाला है, ये सरफेस एरिया है, और फिर आपने उसी गर्म पानी को क्या कर दिया कि एक प्लेट में डाल दिया, है ना। तो अब देखो सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया है। पानी जल्दी किस में ठंडा हो जाएगा? पानी इस वाले केस में जल्दी ठंडा हो जाएगा क्योंकि ये सरफेस एरिया जो है अब ये ज़्यादा हो चुका है। तो यही कारण है कि कप में चाय जल्दी ठंडी नहीं होती है, प्लेट में डालो तो जल्दी ठंडी हो जाती है, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाने से क्या होता है कि वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। यही कारण है कि हम कपड़े को सुखाने के लिए जो है उसको फैला करके डालते हैं, कभी कपड़े को मोड़ करके नहीं डालते हैं, फैला कर डालते हैं ताकि वाष्पीकरण की दर जो है वो बढ़ जाए और कपड़े जो है जल्दी से सूख जाए। तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन विधि द्वारा प्रजनन करता है? पुनर्जनन विधि द्वारा प्रजनन करता है, रीजनरेशन करता है। तो आप याद रखेंगे प्लेनेरिया में ये होता है और हाइड्रा में होता है, प्लेनेरिया और हाइड्रा में होता है, ठीक। इसमें क्या होता है? खमीर में बडिंग होता है, खमीर में बडिंग होता है। राइजोपस में क्या होता है? राइजोपस में होता है स्पोर फॉर्मेशन के जरिए, बीजाणु निर्माण के जरिए, स्पोर फॉर्मेशन के जरिए, बीजाणु निर्माण के जरिए। और ब्रायोफाइलम में जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है ना, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। ये हमारा राइट आंसर। धातुओं के विद्युत अपघटनीय परिष्करण की प्रक्रिया के दौरान विद्युत अपघट्य से धारा प्रवाहित करने पर डैश से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में विलीन हो जाती है। तो धातुओं को शुद्ध करने का एक विधि है ना, जो धातु को निकाला जाता है उसके अयस्क से, तो लास्ट में जाकर के जो रिफाइनिंग किया जाता है उसी का एक मेथड है विद्युत अपघटनीय परिष्करण। इसमें क्या होता है कि एनोड बनाया जाता है और कैथोड बनाया जाता है। एनोड बनाया जाता है अशुद्ध धातु का और कैथोड बनाया जाता है शुद्ध धातु का। आई से इम्प्योर और पी से प्योर, ए से एनोड, सी से कैथोड। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो ये आप याद रखेंगे, इम्प्योर का एनोड और ऑक्सीडेशन होता है, उस पर प्योर का कैथोड और उस पर रिडक्शन होता है, ठीक। तो जो अशुद्ध धातु होती है डैश से अशुद्ध धातु विद्युत अपघटनी में विलीन हो जाती है। अब देखो जो अशुद्ध धातु है उसका बनाया गया है एनोड, तो यहाँ से जो शुद्ध धातु है, अशुद्ध धातु है, जो शुद्ध धातु है वो आकर के विद्युत अपघट्य में घुल जाती है
और फिर जाकर के वो जमा हो जाती है इस कैथोड पे जाकर के। तो हम बोलेंगे एनोड। एनोड, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो एनोड है उसी को बनाया जाता है अशुद्ध धातु से, उसी को अशुद्ध धातु से बनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस तत्व की तुलना में कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है? रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम देखेंगे तो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर पोटेशियम है, कॉपर तो काफ़ी नीचे है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील ये पोटेशियम है। ठीक, पोटेशियम है। अगर हम इन सारे को अरेंज करें तो सबसे ऊपर पोटेशियम मिलेगा, तब जाकर के सोडियम मिलेगा, उसके बाद कैल्शियम मिलेगा, तब जाकर के कॉपर मिलेगा और तब जाकर के सिल्वर मिलेगा। ये ऑर्डर बनेगा। वंशागति की इकाइयां जिन्हें मेंडल ने कारक कहा था अब क्या कहलाती है? तो मेंडल साहब को ये पता चला कि भाई कुछ तो ऐसा फैक्टर है जिसके कारण माँ बाप से लक्षण जो है वंशागत हो जाते हैं बच्चों में, संतानों में। कुछ तो ऐसा फैक्टर है, कुछ तो ऐसा फैक्टर है। उन्हें नहीं पता था कि भाई क्या है वो। बाद में पता चला कि जीन जो कि डीएनए का टुकड़ा होता है, जीन जो कि डीएनए का टुकड़ा होता है, वही मेन रीजन होता है जो माँ बाप से लक्षण को बच्चों में लेकर के जाता है। मेंडल साहब को नहीं पता था जीन के बारे में, उन्होंने बस फैक्टर कहा था। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्रोमोसोम में डीएनए है और इस डीएनए में जीन है। यदि लंबा छोटे पर प्रभावी है और गोल बीज झुर्रीदार पर प्रभावी है, लंबा छोटे पर प्रभावी है और गोल बीज झुर्रीदार पर प्रभावी है, तो उस पौधे के जीनोटाइप की पहचान कीजिए जो छोटी ऊंचाई और गोल बीज दर्शाता है। लंबा छोटे पर प्रभावी है यानी कैपिटल टी स्मॉल टी पर प्रभावी है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी ये कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ साथ आएंगे तो कैपिटल टी जीत जाएगा, यानी ये अपना लक्षण दिखाएगा। और ये कैपिटल टी किसके लिए है? लंबा के लिए है। तो यानी कि प्लांट जो है वो लंबा हो जाएगा, प्लांट लंबा हो जाएगा। ठीक, जब भी कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में आएंगे, मान लो अगर दोनों के दोनों कैपिटल टी है तब तो कोई बात ही नहीं है, दोनों के दोनों स्मॉल टी है तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर दोनों के दोनों स्मॉल टी एक साथ आ जाए, भाई हर एक विशेषक को नियंत्रित करने के लिए दो जीन होते हैं, हर एक विशेषक को नियंत्रित करने के लिए दो जीन होते हैं। ठीक, तो दो जीन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, दो जीन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन इन दोनों जीन में मान लो कि अगर एक भी कैपिटल टी आ जाता है तो प्लांट लंबा हो जाएगा। अगर दोनों के दोनों सेम हो जाते हैं, कैपिटल टी हो जाते हैं, वैसे केस में प्लांट लंबा हो जाएगा। अगर दोनों के दोनों स्मॉल टी हो जाते हैं, वैसे केस में प्लांट जो है वो बौना हो जाएगा, वैसे केस में प्लांट जो है बौना हो जाएगा। अगर मान लो कैपिटल टी ये दोनों साथ आ जाते हैं तो वैसे केस में प्लांट जो है लंबा हो जाएगा। ये इस लाइन का मतलब है। ऐसे ही यहाँ पर देख लो कि भाई झुर्रीदार गोल बीज जो है झुर्रीदार पर प्रभावी है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कैपिटल आर और स्मॉल आर ये साथ साथ आएंगे तो कैपिटल आर जीत जाएगा और जो बीज होगा वो गोल हो जाएगा, है ना, जो बीज होगा वो गोल हो जाएगा। अगर मान लो दोनों कैपिटल आर आ जाए तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वैसे केस में भी गोल बीज बनेगा। हाँ, अगर दोनों के दोनों स्मॉल आर ही हो जाए, वैसे केस में जो बीज है वो आपको ये झुर्रीदार दिखने वाला है ना, झुर्रीदार दिखने वाला है। अब कहा गया है कि जीनोटाइप क्या होगा यदि प्लांट जो है वो छोटे हाइट का है और बीज जो है गोल है, बीज गोल है। तो देखो क्या हो सकता है, अगर मान लो प्लांट जो है बौना है, निश्चित ही दोनों के दोनों जीनोटाइप जो है वो स्मॉल टी होंगे। ठीक, अब देखो बीज जो है वो गोल है। अब गोल बीज कब कब बन सकता है? दोनों के दोनों कैपिटल आर हो जाए या फिर एक कम से कम कैपिटल आर होना चाहिए। तो गोल बीज है तो या तो ये कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है या फिर आप ये कॉम्बिनेशन बोल सकते हो। तो ये हो सकता है और ये हो सकता है, यानी कैपिटल टी तो आपको नहीं दिखेगा, कैपिटल टी तो आपको नहीं दिखेगा, है ना। ये दोनों ऑप्शन तो आपके कट जाएंगे क्योंकि देखो यहाँ पर दो विशेषक की बात की गई है, हर एक विशेषक के लिए दो जीन आएंगे, तो दो विशेषक के लिए टोटल 4 जीन आएंगे। एक विशेषक के लिए 2 जीन आते हैं, 2 विशेषक के लिए 4 जीन आएंगे। यहाँ पर 3 ही जीन दिया गया है, यहाँ पर 3 ही जीन दिया गया है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। अब पता चला कि भाई जो प्लांट है वो क्या है? बौना है। बौना है मतलब कि आपको कैपिटल टी कहीं से भी नजर नहीं आने वाला है। मैंने आपको इतना समझाया, इतना करना नहीं था। अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पता होता तो आप सीधा आंसर डी टिक मार देते हैं कि अगर प्लांट बौना है यानी कैपिटल टी आपको नजर नहीं आएगा जीनोटाइप में। हाँ, अगर यहाँ पर जो बीज है वो गोल है तो यहाँ पर जो है कैपिटल आर स्मॉल आर भी कॉम्बिनेशन बन सकता है और कैपिटल आर भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। अब इन दोनों में से जो ऑप्शन में दिख जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये हमें दिख रहा है। गलत युग्म का चयन कीजिए।
सब्जी जैव निम्नीकरणीय है, यानी सब्जी का अपघटन जो है सूक्ष्मजीव कवक आसानी से कर देंगे, सही है। प्लास्टिक ग्लास गैर जैव निम्नीकरणीय है, सही है। प्लास्टिक ग्लास है, इसका अपघटन सूक्ष्मजीव नहीं कर पाएंगे अपने एंजाइम से, तो उसे हम लोग गैर जीव, मतलब ऐसे पदार्थ जिनका अपघटन सूक्ष्मजीव कर देते हैं अपने एंजाइम से, उसे हम लोग जैव निम्नीकरणीय पदार्थ बोलते हैं। और जिन पदार्थों का अपघटन सूक्ष्मजीव नहीं कर पाते हैं अपने एंजाइम से, उसे हम लोग गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ बोलते हैं या फिर अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ बोलते हैं। कागज का प्याला, कागज जो है अपने आप में जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, ये मिलान सही है, ये भी मिलान सही है। कुल्हड़, कुल्हड़ यानी कुल्हड़ कप आप जानते हैं मिट्टी से बनाया जाता है, तो मिट्टी जो होती है वो जैव निम्नीकरणीय होती है, यहाँ पर गैर जैव निम्नीकरणीय लिखा हुआ है, ये गलत मिलान है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित किया जा सकता है? जैविक प्रक्रियाओं द्वारा यानी सूक्ष्म जीव के मदद से अपघटित किया जाता है ना। जैसे कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के द्वारा, जैसे कि कवक के द्वारा अपघटित किया जा सकता है। तो ये अपघटन आप केवल जो है जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का ही कर सकते हैं, बैक्टीरिया और कवक की मदद से। बैक्टीरिया और कवक की मदद से जो है केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का ही अपघटन कर सकते हैं, जैसे कि सब्जी के छिलके हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये जो प्लास्टिक है, दूध के पैकेट्स होते हैं, या फिर एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम धातु है, ये सारे जो है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, इनका अपघटन जो है सूक्ष्मजीव नहीं कर पाएंगे अपने एंजाइम की मदद से। 20 न्यूटन का एक नेट क्षैतिज बल 4 किलोग्राम के एक ब्लॉक पर, जो प्रारंभ में 5 सेकंड तक विराम अवस्था में है, कार्यरत है, ब्लॉक की अंतिम चाल ज्ञात कीजिए। 20 न्यूटन का एक नेट क्षैतिज बल जो है 4 किलोग्राम के एक ब्लॉक पर, जो प्रारंभ में 5 सेकंड तक विराम अवस्था में है। देखो सवाल थोड़ा अटपटा टाइप का है। सवाल देखो वास्तव में क्या कह रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ब्लॉक है जो पहले विराम अवस्था में था, अब इस पर क्या हुआ, पूरे 5 सेकंड तक पहले ये विराम अवस्था में था, फिर क्या हुआ, इस पर 20 न्यूटन का लगातार बल लगा 5 सेकंड तक। अब सीधी सी बात है, लगातार किसी डायरेक्शन में जो है एक असंतुलित बल लगेगा कुछ समय तक, तो इसके पास कुछ ना कुछ गति तो आएगी, कुछ ना कुछ त्वरण तो आएगा, है ना, कुछ ना कुछ त्वरण आएगा। तो आपसे पूछा है कि अगर 20 न्यूटन तक ये बल लगातार, 20 न्यूटन का ये बल लगातार 5 सेकंड तक लगा रह जाए, तो 5 सेकंड बाद इसके पास वेग कितना होगा, है ना, वेग कितना होगा, चाल जो है कितनी होगी। तो v बराबर u प्लस ए टी होता है। अब देखो u अपने को पता है, a नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है, a के स्थान पर हम लोग त्वरण बराबर बल बट्टे में द्रव्यमान होता है, तो a बराबर हम लोग बल बट्टे में द्रव्यमान कर देंगे और गुने में समय, है ना, गुने में समय। बल हमारे पास 20 न्यूटन है, जो द्रव्यमान है वो 4 किलोग्राम है और समय 5 है। तो यहाँ से आ गया 4 पंचे में 20, 5 गुने में 25, 25 मीटर पर सेकेंड। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? ठंडे जल के साथ पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये तीनों जो हैं कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। और याद रखिएगा, जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर ले वो गर्म जल के साथ भी अभिक्रिया करेंगे और भाप के साथ भी करेंगे। ठीक, हॉट वाटर के साथ भी अभिक्रिया करते हैं और स्टीम के साथ, भाप के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। तो सोडियम नज़र आ रहा है, कैल्शियम नज़र आ रहा है, पोटेशियम नज़र आ रहा है, मैग्नीशियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम जो है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन मैग्नीशियम जो है ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक, कोल्ड वाटर के साथ नहीं। जैविक प्रक्रमों द्वारा भंजित होने वाले पदार्थों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? यानी जैविक प्रक्रियाओं द्वारा जिन पदार्थों का अपघटन हो जाता है उन पदार्थों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जा सकता है? तो बायोडिग्रेडेबल, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, है ना। वैसे पदार्थ जिनका अपघटन सूक्ष्मजीव कर देते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, कवक हैं, ये सारे कर देते हैं, अपने एंजाइम को सिक्रीट करके पाचित कर देते हैं, तोड़ देते हैं उनको, है ना, सरल पदार्थों में, तो उसे हम लोग बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ बोलते हैं। संभारिकों का कौन सा गुणधर्म सदैव भिन्न होता है? तो अभी हम लोगों ने संभारिक को देखा था, जैसे कि आर्गन है और कैल्शियम है,
इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है और इसका 20 होता है, लेकिन दोनों की जो द्रव्यमान संख्या वो 40-40 है। तो हमेशा आप देखेंगे कि जो परमाणु क्रमांक है वो भिन्न है। देखो इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या हमेशा भिन्न होता है, ये हम नहीं बोल सकते हैं। द्रव्यमान संख्या तो भिन्न है ही नहीं। न्यूक्लियॉन की कुल संख्या का मतलब होता है न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। न्यूक्लियॉन की कुल संख्या का मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। और द्रव्यमान संख्या तो इस केस में क्या होता है? एक समान होता है। ठीक, ये जो 40-40 है ये क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या है, यानी कि न्यूक्लियॉन की कुल संख्या है। तो न्यूक्लियॉन की संख्या भिन्न नहीं होने वाली है, द्रव्यमान संख्या भिन्न नहीं होने वाली है। द्रव्यमान संख्या को हम लोग न्यूक्लियॉन की संख्या बोलते हैं। परमाणु क्रमांक हमेशा आपको भिन्न मिलेगा। देखो इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या सदैव भिन्न होता है। ज़्यादातर केस में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो भिन्न ही होगी, है ना। जैसे यहाँ पर देखो, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 20 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन है, तो भिन्न तो है। तो जब तक आयन वाला केस नहीं आएगा तब तक आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या भी भिन्न ही होती है। लेकिन फिर भी हमें अगर ए और बी दोनों में से किसी एक के साथ जाना होगा तो हम लोग बी के साथ जाएंगे, क्योंकि संभारिक जो होते हैं वो आपके अलग अलग तत्व के परमाणु होते हैं, और अलग अलग तत्व के परमाणु हैं तो उनकी परमाणु संख्या अलग अलग होगी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या भी वो भिन्न ही होती है ज़्यादातर केस में। फिर भी हम लोग बी को जो है सही उत्तर मानकर चलेंगे। जो बेस्ट ऑप्शन होगा हम लोग उसको सही मान करके चलते हैं ऑब्जेक्टिव सवाल में। जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? कल के वीडियो में मैंने आपको बता रखा था कि जिंक ऑक्साइड को अपचयित किया जाता है कार्बन की मदद से, तो बनता है यहाँ पर जिंक धातु और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मुक्त होती है। जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों। बी ऑप्शन राइट आंसर। किस वर्ष वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तेजी से कम होने लगी थी? तो 1980 में, 1980 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रिज्म में यदि श्वेत प्रकाश का उपयोग किया जाए तो विवर्तन हो सकता है, यानी जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट को भेजा जाएगा तो विवर्तन हो सकता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर मिस्टेक है, विवर्तन नहीं विक्षेपण होगा, है ना। विवर्तन नहीं, क्या होगा? विक्षेपण होगा, यानी कि डिस्पर्शन होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण सदैव समानांतर होती है, गलत हो जाएगा। अगर आप प्रिज्म से व्हाइट लाइट को गुजारते हैं तो ये इंसिडेंट रे है, ये इमरजेंट रे है, यानी ये आपतित किरण है, ये निर्गत किरण है। इन दोनों को हम थोड़ा पीछे बढ़ाते हैं, आपतित किरण को आगे बढ़ाएंगे, निर्गत किरण को थोड़ा पीछे बढ़ाएंगे, ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे। तो दो किरणें जब समानांतर होगी कभी भी एक दूसरे को नहीं काटने वाली है, ठीक। तो ये दोनों किरणें समानांतर नहीं होती है, यानी ये जो कथन है ये गलत है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विचलन कोण आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है। देखो ये आपतित किरण है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, ये निर्गत किरण है, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाया, और ये जो एंगल आपको मिलता है इसी को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। सही है। प्रिज्म में जब आपतित किरण आधार की ओर से आ रही होती है तो निर्गत किरण प्रिज्म की आधार की ओर मुड़ जाती है। जब आपतित किरण आधार की ओर से आ रही होती है तो निर्गत किरण प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। तो निर्गत किरण जो है आधार की ओर ही मुड़ती है, यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे। ये आधार है, ये आधार है, ये निर्गत किरण जो है आधार की ओर मुड़ जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक। देखो ये आपतित किरण है, ये आधार की ओर से आ रही है ना, आधार की ओर से आ रही है, और निर्गत किरण जो है आधार की ओर जा रही है ना, मुड़ करके। ये कथन भी सही है, तो केवल बी जो कथन है ये गलत है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी तत्व की परमाणु संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? किसी तत्व की परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को दर्शाती है। सही है। जैसे सोडियम की परमाणु संख्या हम लोग 11 बोलते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जो सोडियम परमाणु है इसके नाभिक में 11 प्रोटॉन है ना, 11 प्रोटॉन है। ठीक है, ये सोडियम परमाणु है। अगर हम परमाणु संख्या 11 बोलते हैं मतलब नाभिक में 11 प्रोटॉन है।
नाभिक में कितने प्रोटॉन? 11 प्रोटॉन। ये कथन सही है। किसी तत्व की परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या को दर्शाती है। गलत हो जाएगा। केवल कथन एक सही है, केवल कथन एक सही है। हरे पौधे कुछ बैक्टीरिया पारिस्थितिक तंत्र में कौन सी भूमिका निभाते हैं? हरे पौधे, जो हरे पौधे होते हैं और कुछ बैक्टीरिया में जैसे कि साइनोबैक्टीरिया है ना, जो आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, नील हरित शैवाल होते हैं, जिसे हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, है ना, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये आपके होते हैं उत्पादक। ये सब क्या करते हैं? ये सब फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये सब फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना खुद से बनाते हैं, इसलिए हम इसे स्वपोषी बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। एक समान गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एक समान गति का मतलब क्या हुआ? एक समान गति का मतलब ये हुआ कि किसी भी समय आपने स्पीड देखा वो एक समान है। जैसे मान लो आपने किसी भी समय स्पीड देखा तो वो 10 मीटर पर सेकंड ही है। किसी भी समय आपने स्पीड देखा, किसी भी समय आपने वेग देखा, कोई परिवर्तन आपको नहीं दिखा, है ना। वेग एक समान, तो बोलेंगे एक समान गति है। और एक समान गति के लिए त्वरण जो है नहीं होता है, क्योंकि त्वरण तो वेग में परिवर्तन की दर होता है। जब वेग में परिवर्तन ही नहीं हुआ तो काहे का त्वरण? ठीक, शून्य त्वरण होता है। गति समय के साथ लगातार बदलती रहती है, नहीं, समय कुछ भी हो, गति जो है वो अटक सी जाएगी किसी मान पे। गलत हो जाएगा। वेग अपरिवर्तित रहता है, बिल्कुल सही है। पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र आग बुझाने वाला यंत्र होता है और इसमें सोडा अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है ना। सोडा अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। तो सोडा अम्ल जो है, सोडा अम्ल जो हम लोग बोलते हैं, तो इसमें जो सोडा होता है ना वो बेकिंग सोडा होता है। जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है जो बेकिंग पाउडर के निर्माण में इस्तेमाल, बेकिंग पाउडर के बनाने में इस्तेमाल होता है। और अम्ल H2SO4 होता है। तो इसमें क्या होता है कि इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है। ये क्या है? धातु का बाइकार्बोनेट और ये अम्ल है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण आग जो है बुझ जाती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पास खासियत है आग बुझाने की। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। खमीर में जनन की किस अलैंगिक विधि द्वारा खमीर में जनन की किस अलैंगिक विधि द्वारा जनन होता है? तो खमीर में मुकुलन होता है, बडिंग होता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन इस बात की पुष्टि करता है कि कोई विलयन अम्लीय है? कोई विलयन अम्लीय है। तो अम्लीय माध्यम में कोई आपके पास अम्लीय विलयन है, उसमें आप जब ब्लू लिटमस पेपर को डालते हैं तो रेड हो जाता है, यानी लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। यहाँ नीला लिखा हुआ है, ये ऑप्शन कट जाएगा। यहाँ नीला लिखा हुआ है, ये ऑप्शन कट जाएगा। अगर मान लो कि आपके पास फिनोलिफ्थिलीन विलयन है, उसमें जब आप किसी अम्ल को डालेंगे या फिर अम्लीय विलयन को डालेंगे तो उदासीन जो है रहेगा। अगर मान लो फिनोलिफ्थिलीन विलयन जो है उदासीन है तो वो रंगहीन होता है ना, वो रंगहीन होता है। अगर आप उसमें किसी अम्लीय विलयन को डालोगे तो भी वो रंगहीन ही रहेगा, कलर चेंज नहीं करेगा। हाँ, क्षारीय होता तो गुलाबी हो जाता, यानी ये ऑप्शन भी कट जाएगा। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अम्लीय विलयन में जो मिथाइल ऑरेंज है वो लाल रंग देगा, फिनोलिफ्थिलीन कोई रंग नहीं देगा और लिटमस पेपर जो है नीला से लाल हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये जो टेबल है आप इसको एक बार झांक लीजिए, ताक लीजिए, ये आपके लिए यूजफुल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओजोन के संबंध में सही है? ओजोन जो गैस है, ओजोन गैस के संबंध में सही है। यह जहरीला नहीं होता है। ओजोन गैस जहरीली गैस है ना, तो ये जहरीली गैस है, लिखा हुआ है कि नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। हमें सही कथन चुनना है। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में कमी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होती है, बिल्कुल सही है ना। वायुमंडल में जो ओजोन की मात्रा में जो कमी आई है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण आई है, सही है। यह ऑक्सीजन के केवल 2 परमाणुओं के संयोजन से बनता है, गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन के 3 परमाणु के संयोजन से बनता है। यह ब्लड कैंसर का कारण बनता है, गलत हो जाएगा। त्वचा कैंसर का कारक बनता है, त्वचा कैंसर।
है ना, त्वचा कैंसर। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परागन विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी परागन विधि नहीं है? परागन क्या होता है? परागकोश से परागकण का कहाँ पे जाना? वर्तिकाग्र पे जाना, है ना, वर्तिकाग्र पे जाना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परागन बोलते हैं। जो पराग कण है उसका स्थानांतरण परागकोश से वर्तिकाग्र तक, इसी को हम लोग परागन बोलते हैं। अगर मान लीजिए पराग कण इस परागकोश से वर्तिकाग्र तक हवा के माध्यम से पहुंच जाए, हवा में बह करके पहुंच जाए, तो उसे हम लोग वायु परागन बोलेंगे। जल के माध्यम से पहुंच जाए तो उसे हम लोग जल परागन बोलेंगे। एक ही पुष्प के अंदर जो उभयलिंगी पुष्प होंगे उसमें आपको परागकोश भी देखने को मिलेंगे, वर्तिकाग्र भी देखने को मिलेंगे एक ही पुष्प के अंदर। तो एक ही पुष्प के अंदर अगर परागन हो जाए तो उसे हम लोग स्वपरागन बोलते हैं। अलैंगिक परागन एसेक्सुअल पोलिनेशन जो है, पोलिनेशन का कोई टाइप नहीं है। ठीक, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्लास्टिड वाले वर्णक पौधों को पीला, नारंगी या लाल रंग प्रदान करते हैं? तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये हरा रंग देने का काम करते हैं, और जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये सारे रंग देने का काम करते हैं। जो पौधों में आप पीला रंग, नारंगी रंग, लाल रंग देखते हैं वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है, और जो हरा रंग आप देखते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। एक और टाइप है प्लास्टिड का जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। ये कोई रंग देने का काम नहीं करता है। और ये जो एमाइलोप्लास्ट है ये अपने आप में एक प्रकार है ल्यूकोप्लास्ट का, जिसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखना। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संतृप्त कार्बन यौगिक वे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन परमाणु एकल सहसंयोजक आबंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो सही है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड हो, और असंतृप्त वाले में जो है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ये कथन सही है, कथन एक जो है सही है। असंतृप्त कार्बन यौगिक वे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन परमाणु एकल सहसंयोजक आबंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। संतृप्त कार्बन यौगिक वे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन परमाणु एकल सहसंयोजक आबंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। यहाँ पर असंतृप्त के बारे में जो है सेम बातें कही गई है, तो गलत हो जाएगा। केवल कथन एक सही है, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पराग कण के नीचे की ओर एक नली जैसी संरचना वर्तिका तक जाती है और फिर बीजांड तक पहुंचती है। यह पराग नली का क्या कार्य है? जब पॉलिनेशन हो जाता है, यानी जब पॉलन जो है इस स्टिग्मा पे, ये देखो ये स्टिग्मा है, जब पॉलन जो है इस स्टिग्मा पर आकर के गिर जाता है तब जाकर के पॉलन ट्यूब बनता है ना। पॉलन नलिका जो है ये बनती है। ये पॉलन ट्यूब जो है इस वर्तिका से होते हुए, ये जो बीच वाला पार्ट है लंबा भाग, ये वर्तिका है और ये अंडाशय है। अंडाशय के भीतर बीजांड होता है। तो इस वर्तिका से होते हुए ये पॉलन ट्यूब जो है बीजांड के भीतर चला जाता है ना, जो है बीजांड के भीतर चला जाता है। और बीजांड के भीतर जो है अंडाणु होता है, यानी कि जो मादा जनन कोशिका है जिसे हम लोग अंडा बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं, वो होता है। और इस पॉलन ट्यूब के अंदर आपको मिलेगा स्पर्म, शुक्राणु। तो इस शुक्राणु को ये पॉलन ट्यूब जो है बीजांड के भीतर लेकर के जाने का काम करती है। निषेचन के बाद, परागन के बाद निषेचन की प्रक्रिया चलती है। तो परागन पहले होता है, फिर क्या होता है, पॉलन ट्यूब बनता है। पॉलन ट्यूब में शुक्राणु होता है। वो पॉलन ट्यूब जो है वो अंडाशय के भीतर, बीजांड के भीतर जो है पहुंचता है, ठीक। और उस पॉलन ट्यूब के अंदर शुक्राणु होता है, तो उसी पॉलन ट्यूब के माध्यम से शुक्राणु जो है बीजांड के भीतर जो अंडा है वहां तक पहुंच जाता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर नर जनन कोशिका को, यानी कि शुक्राणु को अंडाशय में मादा जनन कोशिका तक पहुंचाना। अंडाशय में जो बीजांड होता है उसमें जो मादा जनन कोशिका है वो होती है, जिसे हम लोग अंडाणु बोलते हैं, एग बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में, क्षेत्र रेखाएं ध्रुवों पर प्रतिच्छेद करती है। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। सत्य कथन चुनना है।
चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करती है। तो अगर आपके पास बार मैग्नेट है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है। चुंबक के बाहर और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ। तो चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करती है, नहीं दक्षिण से उत्तर की ओर गमन करती है। जहां रेखाएं पास पास होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है, गलत हो जाएगा। जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है, जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रबल होता है और जहां दूर दूर होती है वहां पर दुर्बल होता है। चुंबक के बाहर क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करती है, सही है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जब जलीय सोडियम क्लोराइड विलयन से बिजली प्रवाहित की जाती है तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में कौन से उत्पाद बनते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया में 3 उत्पाद बनते हैं, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन। सोडियम क्लोराइड मैंने बोल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन। क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो 3 उत्पाद बनते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ये प्रबल क्षार है और ये क्लोरीन है, तो इसलिए इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वनों और जैव विविधता के संरक्षण का प्रमुख लक्ष्य है? वनों और जैव विविधता के संरक्षण का प्रमुख लक्ष्य है, हमें वन को बनाए रखना है और जैव विविधता जो तरह तरह के पादप है, जीव जंतु है, वो सारे जो एग्जिस्ट करने चाहिए उन सारे को बना करके रखना है, हमें संरक्षित करके रखना है। प्रमुख लक्ष्य क्या है? विरासत में मिली जैव विविधता को संरक्षित करना। भाई नेचुरली जो हमें डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है ना, चाहे वो हम प्लांट के अंदर देखें चाहे एनिमल के अंदर देखें, जो हमें फॉरेस्ट देखने को मिल रहे हैं, नेचुरली जो हमें मिल रहे हैं वही तो है जो हमें विरासत में मिले हैं, है ना। जो नेचर ने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है सब कुछ बना करके, वो हम बोलते हैं कि विरासत में मिली है और इसे हमें बनाए रखना है, इसे हमें कंजर्व रखना है, बनाए रखना है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कार्बनिक यौगिक नहीं माना जाता है? कार्बनिक यौगिक नहीं माना जाता है तो मीथेन है, एथेनॉल है, एसिटिक एसिड है, ये सारे के सारे कार्बनिक यौगिक हैं। सोडियम कार्बोनेट ये अकार्बनिक यौगिक है। सोडियम कार्बोनेट अकार्बनिक यौगिक है। अधिकांश कार्बनिक यौगिक में आप कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी देखेंगे, ठीक। अधिकांश कार्बनिक यौगिक में आप कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी देखेंगे, ठीक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हैं वो कार्बनिक हो जाएंगे, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को आप देखो तो यहाँ पर कार्बन भी हाइड्रोजन भी है, लेकिन ये अकार्बनिक है, ये भी अकार्बनिक है, ये भी अकार्बनिक है, ये तीनों के तीनों कार्बनिक है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश मैक्सिमम में आपको जो है मैक्सिमम जो कार्बन यौगिक होंगे उनमें आपको कार्बन तो दिखेंगे ही, वो तो निश्चित है दिखने हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन तो आपको दिखेंगे ही, लेकिन अधिकांश में कार्बन के साथ आपको हाइड्रोजन भी दिखेगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है वो कार्बनिक यौगिक ही होंगे, और ना ही इसका मतलब ये है कि जिसमें कार्बन है वो कार्बनिक यौगिक होंगे, ऐसा नहीं है। तो एसिटिक एसिड है, मीथेन है, एथेनॉल है, इन सारे का अध्ययन हम लोग कार्बनिक रसायन शास्त्र में करते हैं। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है? देखिए यूजुअली क्या होता है कि जब हम धातु की अभिक्रिया किसी अम्ल से करवाते हैं, तनु अम्ल से करवाते हैं, जब हम धातु की अभिक्रिया हमने धातु की अभिक्रिया किससे करवा दी? तनु अम्ल से करवा दी। तनु अम्ल से करवा दी तो उत्पाद आपको जो है लवण मिलता है और हाइड्रोजन गैस जो है ये मुक्त होती है। लेकिन जब आप इसी धातु की अभिक्रिया आप नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो आपको ये हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती हुई नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि ये जो नाइट्रिक अम्ल है ये प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक है। जैसे ही हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है वैसे ही ये जो प्रबल ऑक्सीकारक है नाइट्रिक एसिड इस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है और उसको जल में बदल देता है, ठीक। और खुद जो है ये रिड्यूस हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा इन तीनों में से किसी एक में, है ना। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन तीनों में से खुद अपचयित हो जाएगा। यानी खुद ये जो नाइट्रिक एसिड है ये अपना एक ऑक्सीजन त्याग करके जो है ना, ये खुद रिड्यूस होकर के ठीक, अपना ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये सब त्याग करके खुद जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा या तो N2O में, है ना, या फिर NO में, या फिर NO2 में, इन सारे में। और ये जो हाइड्रोजन है इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, इसको जल में बदल देता है।
इसीलिए आपको हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होती हुई दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक, अगर आप यहाँ पर तनु अम्ल के जगह पर जो है आप यहाँ पर तनु HCl ले लो, तनु H2SO4 ले लो, वैसे केस में आप धातु की अभिक्रिया अगर आप करवाते हैं इसके साथ तो आपको जो है लवण में देखने को मिलेगा और आपको हाइड्रोजन गैस मुक्त होती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर नाइट्रिक एसिड ले लेते हो तब आपको ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होती दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये प्रबल ऑक्सीकारक है, तो अपना ऑक्सीजन थमा देता है इस हाइड्रोजन को और वाटर में इसको कन्वर्ट कर देता है। बट अगर धातु मान लीजिए कि मैग्नीशियम है और मैंगनीज है, अगर धातु मैग्नीशियम है मैंगनीज है, वैसे केस में अगर हम अति तनु अम्ल अति तनु नाइट्रिक एसिड लेते हैं, मतलब सांद्र नहीं लेना है, तनु भी नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा तनु होना चाहिए, मतलब पानी उसमें बहुत ज़्यादा होना चाहिए और नाइट्रिक एसिड बहुत कम होना चाहिए, और धातु भी कौन सी होनी चाहिए, मैग्नीशियम होनी चाहिए या फिर मैंगनीज होनी चाहिए, वैसे केस में आपको हाइड्रोजन गैस दिख सकती है, वैसे केस में। ठीक है, तो धातु मैंगनीज या फिर मैग्नीशियम होनी चाहिए और नाइट्रिक एसिड ना तो कंसंट्रेटेड ना तो डाइल्यूटेड, एक्सेस जो है वो डाइल्यूटेड होना चाहिए, है ना, बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड होना चाहिए वो, यानी बहुत ज़्यादा पानी उसमें होना चाहिए और नाइट्रिक एसिड कम होना चाहिए, वैसे केस में आपको हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, यहाँ से जब सवाल आएगा बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो गलत करके आएंगे, आपको सही करके आना है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी है और जीवाश्म ईंधनों के दहन पर उत्पन्न होती है? जीवाश्म ईंधन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उत्सर्जित होती है और ये अपने आप में एक ग्रीन हाउस गैस है। ये सारी की सारी गैसें जो होती हैं ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। जो ग्रीन हाउस गैस में मेन गैसें वो ये सारे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O और वाटर वेपर जल वाष्प, है ना, ये सारे भी होते हैं। एक वस्तु को सीधी ऊपर की ओर फेंका जाता है और वह अधिकतम 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। यदि हम g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लें तो उस वस्तु को फेंकने के समय उसकी प्रारंभिक चाल कितनी थी? वस्तु को ऊपर की ओर जो है फेंका जाता है, अधिकतम ऊंचाई जो है 20 मीटर है, हमें प्रारंभिक चाल जो है वो निकालनी है, यानी कि इस चाल से ऊपर की ओर फेंका गया। तो देखिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देखो v जो है इसका मान तो 0 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद जो चाल है वो 0 हो जानी है। त्वरण हमारा कितना हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो त्वरण का मान हम लोग -g के बराबर देते हैं, g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। और जो s है जो कि यहाँ पर h हो जाएगा, ये आपको 20 मीटर दिया गया है और आपको u चाहिए। अब इन सारे में रिलेशन क्या होता है, ये होता है जो गति का तीसरा समीकरण है, 0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस u स्क्वायर चाहिए, है ना, u चाहिए, 2 गुने में a के स्थान पर -10 डालेंगे और s के स्थान पर 20 डालेंगे, सब के सब मान जो है SI मात्रक में डाले गए हैं। यहाँ से u निकल करके आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। सी ऑप्शन राइट आंसर। द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस से ठोस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? एक ठोस है, अगर हम इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो बिना द्रव अवस्था में आए ये सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है सब्लिमेशन, है ना, सब्लिमेशन। जैसे कपूर एक ठोस होता है, उसको गर्म करो सीधा वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव अवस्था में नहीं आएगा। ठीक, तो इसे हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं हिंदी में। और इसके ठीक विपरीत यानी एक गैस को ठंडा करो बिना द्रव अवस्था में आए वो सीधे ठोस में कन्वर्ट हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम लोग डेपोजिशन बोलते हैं, है ना, डेपोजिशन बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं। ठीक, संगलन का मतलब क्या होता है? संगलन का मतलब गलना, है ना, गलना। एक ठोस है, उसको आपने हीट किया, वो द्रव में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग संगलन बोलते हैं, गलन बोलते हैं। वाष्पीकरण क्या होता है? एक द्रव है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और जो तापमान है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम है, तब जाकर के हम लोग द्रव से गैस में कन्वर्जन को वाष्पीकरण बोलेंगे। अगर मान लीजिए टेम्परेचर वो बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है, वैसे केस में हम इसे वाष्पीकरण नहीं बोलेंगे, वैसे केस हम इसे क्या बोलेंगे?
बॉइलिंग बोलेंगे, है ना, क्वथन बोलेंगे। सी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। एक ही पदार्थ के दो तारों की लंबाई समान है, लेकिन उनके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है। उनके प्रतिरोधों का अनुपात कितना होगा? तो प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है, इसके बीच में उल्टा संबंध होता है ना, उल्टा संबंध होता है, ये संबंध होता है। ठीक, तो अगर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है तो इसका कितना हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। अगर इसका अनुपात 1:4 है तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंग के आयाम को सटीक रूप से परिभाषित करता है? आयाम क्या होता है? माध्यम के जो कण होते हैं, माध्यम के कण अपने औसत स्थिति से, है ना, अपने माध्य स्थिति से या फिर अपने औसत स्थिति से अधिकतम कितना आगे गया है, या फिर पीछे आया है, या फिर ऊपर गया, या फिर नीचे आया है ना। जैसे मान लो ये मेन पोजीशन है किसी पार्टिकल का। ठीक, अब ये डिस्टर्ब होता है ना, तरंगें तभी चलती है जब डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। ये पार्टिकल मैक्सिमम जो है यहाँ तक जाता है, फिर लौट करके अपने मेन पोजीशन पे आता है और पीछे की ओर भी वो इतना ही जाता है। जैसे मान लो इधर की ओर वो 1 सेंटीमीटर जाता है तो इधर भी वो 1 सेंटीमीटर ही जाता है। ठीक, और इसी के बीच, इसी दो पॉइंट के बीच में ये आगे पीछे दोलन करता है ना, ऐसे दोलन करता है। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक। जैसे कोई पार्टिकल है, इसका मेन पोजीशन ये है ना, पार्टिकल जो है इस मेन पोजीशन से मैक्सिमम यहाँ तक जाता है, फिर लौट आता है, फिर पीछे भी मैक्सिमम उतने ही पीछे जाता है जितना कि इधर की ओर आगे की ओर गया था। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसके मेन पोजीशन से, उसी को हम लोग बोलते हैं आयाम। तो कण का अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, ठीक। जब मैग्नीशियम का वायु में दहन होता है तो ज्वाला का रंग क्या होता है? जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है ऑक्सीजन में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। यह सफ़ेद चूर्ण होता है और मैग्नीशियम जलता है सफ़ेद ज्वाला के साथ। तो ज्वाला जो है सफ़ेद प्लस चमकदार होती है ना, चमकदार होती है, और ये वाइट पाउडर के फॉर्म में हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। सफ़ेद चूर्ण के रूप में जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। एक मशीन T सेकंड में W जूल कार्य करती है। मशीन की शक्ति P वाट है। निम्नलिखित में से किस संबंध द्वारा सही रूप से दी गई है? तो पावर, वर्क और टाइम में रिलेशन क्या होता है? तो पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक परमाणु में 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन है। उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो द्रव्यमान संख्या ये बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या 11 है, न्यूट्रॉन की संख्या 12 है, ये हो जाएगा 23। डी ऑप्शन राइट आंसर। कार्बन 12 समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान कितना है? कार्बन 12 समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान कितना है? ये जो 12 है ना, यही द्रव्यमान संख्या है, और इसी में आप U लगा दो तो परमाणु द्रव्यमान निकल करके आ जाएगा। कार्बन 12 का मतलब क्या हुआ? कार्बन का समस्थानिक, जिसका एटॉमिक नंबर तो कार्बन का जो होता है 6 हो जाएगा, और द्रव्यमान संख्या 12 है। ऐसे ही कार्बन 14 भी होता है ना, कार्बन 14 भी होता है। तो ये भी कार्बन का समस्थानिक है, ये भी कार्बन का समस्थानिक है। द्रव्यमान संख्या दोनों की अलग अलग है। अगर आप इसका द्रव्यमान लिखना चाहे तो आप 12U बोलेंगे, इसका लिखना चाहे तो 14U बोलेंगे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हमसे कार्बन 12 समस्थानिक के बारे में पूछा था, यानी कि इसके बारे में पूछा था, तो इसका 12U हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। निम्नलिखित में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विवर्तन के लिए उत्तरदायी है? विवर्तन नहीं, विक्षेपण होगा, है ना, विक्षेपण होगा। विवर्तन अलग चीज होता है, अलग भौतिक घटना है। निम्नलिखित में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? जो हम प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में टूट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो 7 रंग के प्रकाश होते हैं, जिसे हम लोग विबिग्योर करके याद करते हैं, जो 7 रंग के प्रकाश होते हैं
इनकी चालें अलग अलग होती है प्रिज्म में, है ना, इनकी चालें अलग अलग होती है प्रिज्म में। रीजन ये है कि अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए जो प्रिज्म का अपवर्तनांक होता है वो अलग अलग होता है। तो कांच में विभिन्न रंगों के प्रकाश भिन्न भिन्न चालों से गमन करते हैं, भिन्न भिन्न चालों से गमन करते हैं, क्योंकि अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए जो प्रिज्म का अपवर्तनांक है वो अलग अलग होता है, और प्रिज्म का जो अपवर्तनांक होगा और उसमें जो प्रकाश की चाल होगी उसके बीच उल्टा रिलेशन होता है। ठीक, जिस रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसकी चाल कम होगी, है ना। तो इस हिसाब से जो है अलग अलग रंग के जो प्रकाश होते हैं वो अलग अलग अपवर्तन दिखाते हैं, जिससे वो अलग अलग रंग में टूट जाते हैं। किसी विलयन को अस्थायी तब कहा जाता है जब, किसी विलयन को अस्थायी तब कहा जाता है जब, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने जल लिया और इस जल में आपने रेत डाला और आपने अच्छे से मिक्स कर दिया। फिर आपने क्या किया, जल लिया और इसमें आपने चीनी घोल लिया। तो आपके पास दो बर्तन हैं, एक में जल और रेत है, दूसरे में जल और चीनी है। दोनों को आप अच्छे से मिक्स करो, दोनों को आप अच्छे से मिक्स करो। अब आपने क्या किया, जल और चीनी का घोल तैयार कर लिया। अब आप उस घोल को शांत छोड़ दो, मान लो रात भर के लिए आपने शांत छोड़ दिया। तो जब आप सुबह उठेंगे तो क्या ऐसा होगा कि बर्तन के नीचे आपको चीनी के कण दिखाई पड़ेंगे? ऐसा नहीं होगा, चीनी के कण घुल चुके हैं, वो आपको दिखने वाले नहीं है, वो तल में आकर के बैठने वाले नहीं हैं। तो ऐसे ही विलयन को हम लोग बोलते हैं अस्थायी विलयन है, अस्थायी विलयन है, यानी मिश्रण को शांत छोड़ देने पर उनके पार्टिकल्स जो है वो नीचे बर्तन में आकर बैठते नहीं हैं। अगर आपके पास जल और रेत का मिश्रण है, इसको आप अच्छे से मिक्स कर दो और रात भर के लिए उस मिश्रण को आप छोड़ दो, रेत के कण रात भर में नीचे आकर के बैठ जाएंगे। तो ऐसे मिश्रण को हम लोग अस्थायी बोलते हैं, ऐसे मिश्रण को हम लोग अस्थायी बोलते हैं, अस्थायी मिश्रण बोलते हैं। तो किसी विलयन को अस्थायी तब कहा जाता है जब अविचलित रहने पर विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। व्यंजन चूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे शुष्क बुझे हुए चूने के साथ उपचारित किया जाता है? व्यंजन चूर्ण, विरंजक चूर्ण होना चाहिए। विरंजक चूर्ण बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्या करते हैं, शुष्क बुझे हुए चूने से क्लोरीन गैस प्रवाहित करवाते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर, ये शुष्क बुझा हुआ चूना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उदासीनीकरण अभिक्रिया को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, लवण और जल बनाते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्यों में वृक्कों का यथार्थ स्थान क्या है, यानी वास्तविक स्थान क्या है? तो जो हमारे पास दो किडनियां हैं, वो दोनों किडनी जो है हमारे पीछे के साइड से उदर गुहा में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ है ना, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ है। दोनों किडनी जिसमें मूत्र का निर्माण होता है वो हमारे रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ है और उदर में है, उदर गुहा में है। ठीक है, उदर गुहा में जिसमें आमाशय है, लीवर है ना, और भी अग्नाशय है, ये सारे अंग आते हैं। और जो वक्षीय गुहा है उसमें हमारे हार्ट, उसमें हमारे लंग्स आते हैं और हार्ट आते हैं। जो थोरेसिक कैविटी है, ये चेस्ट वाला जो रीजन है, यहाँ पर हमारे हार्ट और लंग्स ये दोनों आते हैं। और जो उदर गुहा है, पेट वाला जो पूरा रीजन है, उसमें आपको मेरुदंड मिलेगा, उसमें आपको किडनियाँ जो है वो देखने को मिलती है। दोनों किडनी, अग्नाशय है, लीवर है, आमाशय है, ये सारे आंत वात सब जो है उदर गुहा में है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोलाइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कोलाइड तो मिश्रण जो है 3 प्रकार के होते हैं, विलयन, कोलाइड और निलंबन। कोलाइड के बारे में, तो कोलाइड के बारे में जब भी सवाल पूछा जाए तो आप जो है मिल्क को अपने माइंड में रखेंगे, मिल्क को आप अपने माइंड में रखेंगे। कोलाइड कण उनसे गुजरने वाली प्रकाश किरण को बिखेरते हैं। जब आप दूध से प्रकाश किरण को गुजारोगे तो क्या होगा कि आपको प्रकाश का पाथ दिख जाएगा, रास्ता दिख जाएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो जो कोलाइड होते हैं वो प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। सही है, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही है। कोलाइड और निलंबन दोनों के दोनों विषमांगी मिश्रण है। अभी आपने देखा, एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया जल और रेत का, जल और रेत का, ये है विषमांगी मिश्रण, है ना। ये निलंबन है ना, ये निलंबन है, निलंबन का उदाहरण है। निलंबन का उदाहरण है। और आपने देखा जल और चीनी का मिश्रण, वो था विलयन का उदाहरण, विलयन का उदाहरण। तो निलंबन
और ये कोलाइड, ये दोनों के दोनों जो होते हैं, ये दोनों के दोनों जो होते हैं विषमांगी मिश्रण होते हैं, है ना, विषमांगी मिश्रण होते हैं। ठीक। और जो आपने अभी देखा जल और चीनी, चीनी के स्थान पर आप नमक ले सकते हो, कॉपर सल्फेट ले सकते हो, ये किस प्रकार का मिश्रण है? ये है विलयन। और जो विलयन होते हैं उसी को हम लोग समांगी मिश्रण बोलते हैं, है ना, समांगी मिश्रण बोलते हैं। शांत छोड़ देने पर ये नीचे नहीं बैठते हैं। अगर आप दूध को रात भर के लिए छोड़ देते हो तो दूध में जो भी कण उपस्थित है वो नीचे आकर के नहीं बैठते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है ना, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। कोलाइड एक समांगी मिश्रण है? नहीं, समांगी मिश्रण नहीं है, विषमांगी मिश्रण है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आप इस पिक्चर में देखो कि टॉर्च को जो है, टॉर्च से प्रकाश को भेजा गया है पहले सोल्यूशन में, तो प्रकाश का रास्ता नहीं दिख रहा है। कोलाइड में भेजा गया तो प्रकाश का रास्ता दिख गया। सस्पेंशन यानी कि निलंबन में भेजा गया तो भी निलंबन से प्रकाश को गुजारा गया तो भी ये पाथ जो है दिख रहा है। यानी जो कोलाइड है और जो ये निलंबन है, ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं। और जो सोल्यूशन है जैसे कि चीनी पानी का घोल, है ना, नमक पानी का घोल, कॉपर सल्फेट का विलयन, ये ये प्रकाश के प्रकीर्णन को नहीं दिखाते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोनों के दोनों जो मिश्रण होते हैं ये अस्थायी होते हैं। ये दोनों के दोनों जो मिश्रण होते हैं ये अस्थायी होते हैं, जबकि जो निलंबन है ये अस्थायी होता है। जीवों की आबादी में विविधता मुख्यतः क्यों महत्वपूर्ण है? जीवों की जो आबादी होती है उसमें विविधता जो है क्यों महत्वपूर्ण है? जैसे मानव प्रजाति की जो अपनी आबादी है उसमें जो मानव आते हैं उनमें वेरिएशंस पाए जाते हैं, विविधताएं पाई जाती है, यानी उनके लक्षणों में अंतर होता है, विविधताएं पाई जाती है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है। मान लीजिए कि सारे के सारे मानव प्रजाति डिट्टो हो जाते, सेम टू सेम हो जाते, उनमें कोई वेरिएशन होता ही नहीं। और गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, मान लीजिए गर्मी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हो जाए, ऐसे में अगर एक जीव मर जाता है उस गर्मी के कारण, इसका मतलब ये हुआ कि लगभग सारे ही जीव मर जाएंगे, क्योंकि सब तो एक जैसे हैं, सब तो एक जैसे हैं। अगर एक जीव उस तापमान को झेल नहीं पाया तो सारे के सारे जीव तो एक जैसे ही हैं, कोई भी उस तापमान को नहीं झेल पाएगा, सारे जीव मर जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर उनमें वेरिएशन है तो हो सकता है कि कुछ जीव में उस तापमान को झेलने की क्षमता है, बाकी की तुलना में ज़्यादा है, तो वो जीव रह जाएंगे। तो क्या हुआ, जीवित रहने की संभावना जो है बढ़ जाती है, जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है अगर वेरिएशन होता है तो। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग विद्युत मोटर में गति की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग विद्युत मोटर में गति की दिशा, किसकी गति? चालक की गति की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कौन सी उंगली बल या गति की दिशा दर्शाती है ना? गति की दिशा, गति उधर ही होगी जिधर बल लगेगा, तो हम बल की दिशा भी बोलते हैं, बल की दिशा भी बोलते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग जो है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर जो बल लगता है उस बल की दिशा निकालने के लिए किया जाता है। बॉस से बायां हाथ और बॉस से बल, ठीक, बॉस से बायां, बॉस से बल। तो बाएं हाथ का नियम जो हम लगाते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो लगाते हैं, उससे बल की दिशा जो है निकाली जाती है। किस पर बल? जो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को डाला गया है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें हम इस धारावाही चालक को डाल देंगे तो इस पर बल लगेगा। किस दिशा में बल लगेगा? वही दिशा हम लोग निकालते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में हम लोग क्या करते हैं कि अपना बायां हाथ लेते हैं और जो ये अंगूठा है, ये जो तर्जनी उंगली है और ये जो बीच वाली उंगली है, इसको हम एक दूसरे के लंबवत डालते हैं, एक दूसरे को लंबवत डालते हैं। और ये जो तर्जनी उंगली है इसको डालते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये जो बीच वाली उंगली है इसे हम डालते हैं धारा की दिशा में, और तब देखते हैं कि अंगूठे की दिशा क्या है। ये अंगूठा ही हमें चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। तो हमसे पूछा है कि बल या फिर गति की दिशा जो है वो कौन सी उंगली दिखाएगी, तो हम बोलेंगे थंब, अंगूठा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो तर्जनी है, इंडेक्स फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है। और जो ये मिडिल फिंगर है ये धारा की दिशा में है ना, धारा की दिशा में। निम्नलिखित में से कौन सा निलंबन के बारे में सत्य है? निलंबन के ऊपर जब भी सवाल आ जाए तो आप याद करना उदाहरण,
जल और रेत का, कि आपके पास एक मिशन है जल और रेत का, उसको आपको याद करना है। निलंबन के कणों को आंखों से देखा जा सकता है, सही है, हमें शब्द चुनना है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगर आपने जल और रेत का मिश्रण तैयार किया हुआ है तो आप रेत को आसानी से देख सकते हो, नग्न आंखों से देख सकते हो। विलय कणों को मिश्रण से अलग नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल छानकर आप अलग कर सकते हो। जब निलंबन को शांत छोड़ दिया जाता है तो विलय कण नीचे नहीं बैठते हैं, बिल्कुल बैठ जाएंगे, ये अस्थायी होता है मिश्रण, है ना, गलत हो जाएगा। यह एक समांगी मिश्रण है, गलत हो जाएगा, विसमांगी मिश्रण है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 20 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ने पर 10 मिनट तक प्रचालित होता है, उत्पन्न ऊष्मा डैश है। तो प्रतिरोध है 20 ओम और विभवांतर आपको दिया गया है और आपको समय दिया गया है और आपसे ऊष्मा पूछा गया है। तो इन चारों में क्या रिलेशन होता है? इन चारों में रिलेशन होता है H बराबर V² डिवाइडेड बाई R इंटू में T। अब देखो V का मान है 220, तो गुने में 220 गुने में 220 करेंगे, और जो R का मान है वो 20 है। अब देखो समय आपको ध्यान देना है कि मिनट में नहीं डालना है, समय जो है आपको सेकंड में डालना है, क्योंकि आपको आंसर SI मात्रक में चाहिए, तो सारे मान आप SI मात्रक में ही डालेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.45 इंटू 10⁶ जूल। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान एनोड के रूप में किसको प्रयुक्त किया जाता है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इम्प्योर मेटल का एनोड बनाया जाता है और उस पर होता है ऑक्सीडेशन। तो हम बोलेंगे अशुद्ध धातु की एक पट्टी जिसे परिष्कृत किया जाना है। जैसे कॉपर को निकाला गया है उसके अयस्क से, तो कॉपर में अशुद्धि है, तो उसी अशुद्ध कॉपर को जिसको रिफाइन करना है, जिसको शुद्ध करना है, उसी का एनोड बनाया जाता है और वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। और जो शुद्ध धातु होती है उसका कैथोड बनाया जाता है और वहाँ पर रिडक्शन होता है। ये जो शुद्ध धातु लिया जाता है, जैसे मान लो कॉपर को शुद्ध करना है तो कॉपर का ही शुद्ध धातु हम लोग अलग से मार्केट से खरीद कर लाएंगे और इसको हम लोग पतली रखते हैं, ठीक है। और जो अशुद्ध धातु होती है जिसको हम लोग एनोड बनाते हैं वो मोटी होती है, क्योंकि उसमें अशुद्धियाँ भी जमा होती है, ठीक। और इस शुद्ध धातु के ऊपर जो है, इस शुद्ध धातु के ऊपर जो है, यहाँ से शुद्ध धातु निकल करके आकर के जमा होगी तो ये बाद में मोटी हो जाएगी, इसीलिए हम लोग शुद्ध धातु को जिसका हम लोग कैथोड बनाते हैं उसको पतली रखते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में उपस्थित निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस स्थलीय जीवों द्वारा श्वसन के लिए उपयोग की जाती है? तो वायुमंडल में जो गैसें उपस्थित हैं उनमें से कौन सी गैस स्थल पर रहने वाले जो जीव हैं उनके द्वारा श्वसन के लिए की जाती है उपयोग, है ना। उस गैस का उपयोग स्थलीय जीवों के द्वारा श्वसन के लिए किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इस्तेमाल जो है स्थलीय जीव जंतु करते हैं श्वसन की प्रक्रिया में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार है? जल में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1:8 होता है। तो ये सही है। स्थिर अनुपात का नियम ये कहता है कि किसी यौगिक में तत्व जो है हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होते हैं। तो अगर हमने जल लिया है तो जल में आप हमेशा देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो 1:8 है। ये सही है। कार्बन डाइऑक्साइड में देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में आप कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो देखेंगे तो कार्बन का जो द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान, वो 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। यहाँ पर 2 परमाणु है तो 32 हो जाएगा। इसको छोटा करेंगे, 4 से उड़ाएंगे, 4 × 12, 4 × 32, ठीक। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब हम लोग अमोनिया को चेक करते हैं। अमोनिया NH3 होता है, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मास का रेशियो देखते हैं, है ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 होता है और हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो है 1 होता है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो देखो ये रेशियो मिलेगा आपको 14:3, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा, केवल ए और बी। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कण की उपस्थिति के कारण रुक्ष अंतर्द्रव्यी जालिका यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सूक्ष्मदर्शी से देखने पर रुक्ष दिखाई देती है?
ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो हमें माइक्रोस्कोप से देखने पर रफ दिखाई पड़ती है ना, रफ दिखाई पड़ती है। इसके पीछे क्या कारण है यही पूछा गया है, क्यों हमें रफ दिखाई पड़ती है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें रफ दिखाई पड़ती है क्योंकि उसके सरफेस पर राइबोसोम्स चिपके होते हैं, राइबोसोम्स चिपके होते हैं इसीलिए। तो राइबोसोम, ये जो सेंट्रोसोम है ये केवल और केवल एनिमल सेल में ही पाया जाता है, केवल और केवल एनिमल सेल में ही पाया जाता है, प्लांट सेल में आपको नहीं मिलेगा। और आपको जो पढ़ना है कोशिका चैप्टर उसमें सेंट्रोसोम के बारे में नहीं पढ़ना है, प्लांट सेल में नहीं मिलेगा। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका मेन काम होता है प्रोटीन को बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। जल का निर्माण, तो हाइड्रोजन को जलाते हैं ऑक्सीजन में तो जल बनता है। संयोजन अभिक्रिया में याद रखिएगा कि एक उत्पाद बनता है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है ना, सिंगल प्रोडक्ट बनता है, एक उत्पाद बनता है। कोयले का जलना, कोयले में कार्बन होता है, जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। बिना बुझे चूने से बुझे हुए चूने का निर्माण, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसमें हम जल मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यहाँ भी एक उत्पाद बनता है, यहाँ भी एक उत्पाद बनता है, यहाँ भी एक उत्पाद बनता है। तो ये तीनों के तीनों जो है आपके हो जाएंगे संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण। कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट का निर्माण, अगर दो उत्पाद बन रहे हैं तो यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया का ये उदाहरण नहीं होगा। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी हाइड्रोकार्बन को वायु की अधिकता में जलाया जाता है तो अंतिम उत्पाद सदैव डैश बनता है। जब आप किसी हाइड्रोकार्बन में आपको केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही मिलते हैं, इसको आप भरपूर वायु में जलाते हैं जहां ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी नहीं है, जहां ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी नहीं है, वैसे केस में आपको अंतिम उत्पाद में हमेशा आपको कार्बन डाइऑक्साइड और जल देखने को मिलेगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा आपको कार्बन डाइऑक्साइड और जल देखने को मिलेगा अगर वायु की अधिकता है तो। अगर वायु की कमी हो जाएगी वैसे केस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड देखने को मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है, दहन अच्छे से होगा तो आपको जो है अंतिम उत्पाद के रूप में जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेगा वाष्प के रूप में। एक मंद ध्वनि की तुलना में समान आवृत्ति, मंद ध्वनि की तुलना में है ना, मंद ध्वनि का मतलब यहां पर मृदु ध्वनि से है ना, मंद ध्वनि का मतलब यहां पर मृदु ध्वनि से है, यानी सॉफ्ट साउंड। तो एक मृदु ध्वनि की तुलना में समान आवृत्ति की एक तेज ध्वनि तरंग की क्या विशेषता है। एक तेज ध्वनि तरंग की क्या विशेषता है, तो आयाम ज्यादा है। एक मंद ध्वनि है और एक प्रबल ध्वनि है ना, एक मंद ध्वनि है, एक सॉफ्ट साउंड है और एक लाउड साउंड है। फ्रीक्वेंसी दोनों की एक समान है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई दोनों के एम्पलीट्यूड अलग अलग है। क्योंकि जो प्रबलता है, जो लाउडनेस है, जो प्रबलता है, जो लाउडनेस है, ये किस पर निर्भर करती है, एम्पलीट्यूड पर, है ना, ये एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। जो प्रबलता है ये ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है, ठीक। और जो तारत्व होता है, पिच, ये निर्भर करती है फ्रीक्वेंसी पे, आवृत्ति पे। तो यहां पर कहा गया कि भाई आवृत्ति एक समान है, आवृत्ति एक समान है तो पिच जो है वो एक समान रहने वाली है। ए हमारा राइट आंसर। तनु विलयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। डाइल्यूट सॉल्यूशन के संबंध में, जैसे आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें आपने 1 चम्मच नमक डाल दिया, और आपने 1 गिलास पानी लिया, उसमें आपने आधा चम्मच नमक डाला, तो तनु विलयन कौन कहलाएगा उन दोनों में, जिसमें आपने आधा चम्मच नमक डाला। यानी जिसमें पानी ज़्यादा है या फिर जो भी विलायक है, विलायक ज़्यादा है और विलय पदार्थ कम है, तो उसे हम लोग तनु विलयन बोलते हैं। तो इसमें विलायक की अधिक मात्रा में, थोड़ी मात्रा में विलय घुला होता है। एक व्यक्ति बस में खड़ा है और अचानक बस रुक जाती है ना। मान लीजिए आप बस में खड़े थे और बस अचानक से रुक जाती है, तो आप आगे की ओर गिरने लगते हैं, जिधर बस चल रही थी उधर की ओर आप गिरने लगते हैं। गति के निम्नलिखित नियमों में से कौन सा नियम इस घटना के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। या फिर आप
बस में खड़े थे, बस रुकी हुई थी, बस अचानक से चल पड़ी, जिस दिशा में चलती है उसके विपरीत आप गिर जाते हैं, झुक जाते हैं। तो ये सब आधारित है न्यूटन के गति के पहले नियम पे। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या नर मानव जनन तंत्र का हिस्सा है? तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनमें आपके आते हैं, ये क्या है भाई? निम्नलिखित में से क्या नर मानव जनन तंत्र का हिस्सा है? डिंबवाहिनी नलिका, है ना, डिंबवाहिनी नलिका होता है, ये जो है नहीं होगा, ये मादा जनन तंत्र का पार्ट है। गर्भाशय मादा जनन तंत्र का पार्ट है, योनि मादा जनन तंत्र का पार्ट है। पुरुष ग्रंथि नहीं, प्रोस्टेट ग्रंथि होना चाहिए, है ना, पुरुष ग्रंथि नहीं, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि होना चाहिए, तब जाकर के डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, प्रोस्टेट ग्लैंड, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। बाकी के सारे जो पार्ट्स हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन और उस परिवर्तन से संबंधित उनकी प्रक्रिया से सही ढंग से मेल नहीं खाता? जो मेल नहीं खाता है उसको चुनना है। गैस से ठोस, तो हम लोगों ने अभी देखा कि गैस बिना द्रव अवस्था में आए सीधे ठोस में कन्वर्ट हो जाती है, इसे हम लोग निक्षेपण बोलते हैं, सही है। गैस से द्रव गलत हो जाएगा। गैस से द्रव बनना, जैसे मान लो पानी है, भाप था, फिर वो पानी का भाप था, फिर वो पानी में कन्वर्ट हो गया, है ना, तो उसे हम लोग संघनन बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। द्रव से गैस ये वाष्पीकरण है, सही है। ठोस से गैस, ठोस को गर्म करेंगे, बिना द्रव अवस्था में आए गैस में वो कन्वर्ट हो जाएगा, इसे हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत मिलान है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ही भूमि पर निश्चित पैटर्न में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाए जाने का उदाहरण है? तो हम लोग क्या करते हैं, एक ही भूमि पर क्या करते हैं कि कुछ पंक्तियां हम लोग एक प्रकार के फसल को, कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसलों को लगा देते हैं और कुछ पंक्तियों में लोग दूसरी प्रकार के फसलों को लगा देते हैं। ठीक, जैसे आपके बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है सोयाबीन के साथ मक्का, सोयाबीन के साथ मक्का। तो आपने कुछ पंक्तियों में सोयाबीन को लगा दिया और कुछ पंक्ति में आपने मक्के को लगा दिया, फिर कुछ पंक्ति में सोयाबीन को, फिर कुछ पंक्ति में मक्के को। तो इसे हम लोग बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग, अंतरा फसलीकरण बोला जाता है। अब देखो अंतरसयन, है ना, अंतरसयन, इंटरक्रॉपिंग अंतरा फसलीकरण होता है ना, इंटरक्रॉपिंग अंतरा फसलीकरण। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रकीर्णन के कारण स्क्रीन पर प्राप्त 7 रंगों के बैंड को डैश कहा जाता है। जब हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो हमें 7 रंग की पट्टी जो है नजर आती है ना, 7 रंग की पट्टी नजर आती है ना। मान लो अगर यहाँ पर हमने एक वाइट पट्टी को डाल दिया तो वहाँ पर हमें 7 रंग देखने को मिलते हैं, इसे हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो वाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें 7 रंग मिलते हैं, वो है विबग्योर, तो स्पेक्ट्रम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रकीर्णन नहीं होगा, यहाँ पर विक्षेपण होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, विक्षेपण होना चाहिए, डिस्पर्शन होना चाहिए, यहाँ पर डिस्पर्शन होना चाहिए, है ना, डिस्पर्शन होना चाहिए। कि जब लाइट का डिस्पर्शन होता है तो स्क्रीन पर जो हमें 7 रंग की एक पट्टी नजर आती है, बैंड मिलती है, उससे हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी विलयन का एक उदाहरण है? जल और तेल आपस में मिक्स नहीं होते हैं तो ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा। नींबू, पानी, टिंचर, आयोडीन, जल में एथेनॉल का मिश्रण, ये सारे के सारे जो होते हैं ना वास्तविक विलयन होते हैं, है ना, ये सारे के सारे वास्तविक विलयन होते हैं। वास्तविक विलयन जो होते हैं उससे हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूत्र इकाई को परिभाषित करता है? सूत्र इकाई नहीं, सूत्र इकाई द्रव्यमान, है ना, फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला यूनिट मास। देखिए जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं, उनके लिए हम लोग मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इनके लिए हम लोग फॉर्मूला यूनिट मास शब्द का इस्तेमाल करते हैं।
ठीक, फॉर्मूला यूनिट मास शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जो सह संयोजक यौगिक होते हैं उनके लिए हम लोग मॉलिक्यूलर मास आणविक द्रव्यमान बोलते हैं, लेकिन जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके लिए हम लोग सूत्र इकाई द्रव्यमान शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो निकालने का तरीका वैसे ही है, जैसे एक अणु में जितने परमाणु होते हैं उसके द्रव्यमान को निकाल करके जोड़ देते हैं, ठीक वैसे ही एक अणु में जितने भी एक फॉर्मूला यूनिट में जैसे एक अणु में बोलते हैं, वैसे ही एक फॉर्मूला यूनिट में, एक सूत्र इकाई में जितने भी परमाणु होते हैं उन सारे के द्रव्यमान को जोड़ दो। तो किसी आयनिक यौगिक की सूत्र इकाई में, फॉर्मूला यूनिट में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग। सह संयोजक यौगिक में जहां हम लोग अणु शब्द का इस्तेमाल करते हैं आयनिक यौगिक के केस में, वहीं पर हम लोग सूत्र इकाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और जहां आणविक द्रव्यमान का इस्तेमाल करते हैं वहीं पर सूत्र इकाई द्रव्यमान शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जब किसी पिंड का वेग बढ़कर अपने मूल मान से 2 गुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गतिज ऊर्जा ये बराबर होता है ½ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है v² का। तो अगर आप वेग को डबल करोगे तो जो गतिज ऊर्जा है पहले की 4 गुनी हो जाएगी, तो यह मूल मान का 4 गुना हो जाता है। दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या का चयन कीजिए। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या का चयन करना है तो ये आपकी किताब में दिया गया है डेटा 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर रेडियस है हाइड्रोजन एटम का। किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भार अपने आप में बल है, ठीक, जबकि द्रव्यमान जो है किसी पदार्थ के अंदर, किसी वस्तु के अंदर मौजूद पदार्थ की मात्रा है, ठीक। तो हम बोलेंगे कि द्रव्यमान जो है स्थिर है और भार परिवर्तनशील है, क्योंकि भार अपने आप में बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है जो पृथ्वी लगाती है किसी वस्तु के ऊपर, ठीक है। और ये भार बराबर होता है द्रव्यमान गुने में गुरुत्वाकर्षण। जहां जहां ये जी का मान बदलेगा वहां वहां भार बदलेगा, लेकिन ये जो द्रव्यमान है ये कभी नहीं बदलता है। तो स्थान परिवर्तन से द्रव्यमान स्थिर रहता है, लेकिन जो भार है उसमें परिवर्तन हो जाएगा, ठीक। जैसे आप चंद्रमा पर चले जाओ, पृथ्वी के गहराई में चले जाओ, पृथ्वी से आप ऊंचाई में चले जाओ, भार बदल जाएगा क्योंकि जी का मान बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो द्रव्यमान है इसका एसआई मात्रक किलोग्राम होता है और भार का न्यूटन होता है। न्यूक्लियॉन परमाणु में पाए जाने वाले अवपरमाणिक कण होते हैं, अवपरमाणिक कण होते हैं, इनमें डैश शामिल होता है। तो जब हम न्यूक्लियॉन बोलते हैं तो इस न्यूक्लियॉन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी न्यूक्लियस में जो पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन बोलते हैं। परमाणु है, परमाणु का ये नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन्स होते हैं और नाभिक में न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो जो नाभिक में होते हैं उसी को हम लोग न्यूक्लियॉन बोलते हैं, जो न्यूक्लियस में होते हैं उसी को हम लोग न्यूक्लियॉन बोलते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तो इन दोनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, नाभिक के बाहर। आकाश के नीले रंग के लिए कौन सी परिघटना उत्तरदायी है? तो आकाश का नीला रंग होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, बादलों का सफेद रंग होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक। तो टिंडल प्रभाव होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, बादलों का सफेद दिखना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, और गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला दिखना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये सारी भौतिक घटनाएं जो होती है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होती है। कृषि भूमि से निम्नलिखित में से किस खरपतवार को हटाना किसानों के लिए लाभदायक होगा? तो पार्थेनियम जो है ये खरपतवार है ना, शाक है, ये खरपतवार है, इसको हटाना कृषि भूमि से आवश्यक होता है, वरना क्या होगा? फसलों को उगाने के लिए जो पोषक तत्व दिए जाएंगे ये चट कर जाएंगे, कंपटीशन हो जाएगा ना। ये भी चाहेगा कि खा पी करके हम हष्ट पुष्ट हो जाए, तो हम खाद पोषक तत्व डालेंगे फसल के लिए जिसे उगाने हैं खेत में, लेकिन ये आकर के कंपटीशन करेगा, उस पोषक तत्व का इस्तेमाल जो है ये पार्थेनियम भी करेगा, ये भी उस पोषक तत्व का अवशोषण जो है करेगा। तो इससे क्या होगा? जो फसल है उनको कमी हो जाएगी पोषक तत्व की। आपका खाना कोई और खा ले तो आपको खाना नहीं मिलेगा ना, सेम कंडीशन है। तो इसको हटाना पड़ता है कृषि भूमि से। एक तैराक पानी को पीछे की ओर धकेलता है
तैराक को आगे की ओर धकेलने वाला प्रतिक्रिया बल डैश। तो तैराक जो है अपने हाथ से पानी को पीछे की ओर धकेलता है, तो बदले में पानी जो है तैराक पर आगे की ओर फोर्स लगाता है, जो प्रतिक्रिया बल है। तो तैराक ने जो पानी को पीछे की ओर धकेला तो क्रिया बल है, बदले में जो पानी है वो तैराक को आगे की ओर धकेलेगा तो प्रतिक्रिया बल होगा। तो पानी तैराक को आगे की ओर धकेलता है, बी हमारा राइट आंसर। तेज धूप वाले दिन के बाद लोग छत या खुले मैदान पर पानी का छिड़काव करते हैं। तो अगर धूप तेज है तो छत जो है काफ़ी गर्म हो जाता है, मैदान काफ़ी गर्म हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि पानी का छिड़काव करते हैं। भाई पानी का छिड़काव क्यों करते हैं? क्योंकि पानी जो है ये भाप में कन्वर्ट हो जाता है। पानी का क्या होता है कि वाष्पीकरण होता है। पानी का वाष्पीकरण होता है। कैसे होता है? देखो, जो छत है काफ़ी गर्म है, हमने जैसे ही पानी को डाला उस गर्मी को पा करके, उस हीट को पा करके जो पानी है वो भाप में कन्वर्ट हो गया। अब पानी को जो ऊष्मा चाहिए इस भाप में कन्वर्जन के लिए, वो ऊष्मा जो है छत से ही लिया जाता है। तो जिस वस्तु से ऊष्मा को निकाला जाएगा ना, वो वस्तु ठंडी हो जाएगी। अब छत से ऊष्मा को निकाल करके ये पानी जो है भाप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, वाष्पीकरण के लिए जो ऊष्मा चाहिए वो छत से ही लिया जाता है, क्योंकि छत से ऊष्मा ले लिया जाता है तो छत जो है वो ठंडा हो जाता है। सेम केस मैदान के केस में बोल सकते हैं। ठीक, और ये जो ऊष्मा लिया जाता है इसे हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। तो पानी के वाष्पीकरण की अधिक गुप्त ऊष्मा ठंडी सतह की तप्त करने में सहायता करती है, गलत हो जाएगा। पानी के वाष्पीकरण की अधिक गुप्त ऊष्मा तप्त सतह को ठंडा करने में सहायता करती है, सही हो जाएगा। यह गलत हो जाएगा, यहां लिखा नहीं करती है। पानी के वाष्पीकरण की कम, गलत हो जाएगा। पानी के वाष्पीकरण की अधिक गुप्त ऊष्मा सतह को ठंडा करने में सहायता करती है। ये जो ऊष्मा लिया जाता है सतह से ही लिया जाता है, गुप्त ऊष्मा होती है जिससे पानी का वाष्पीकरण होता है। यही कारण है कि वाष्पीकरण जब जब होगा ना तो ठंडक जो है महसूस होती है ना। वाष्पीकरण के कारण ठंडक महसूस होती है। जब आपके पसीने से वाष्पीकरण होता है, जब आपके पसीने का वाष्पीकरण होता है आपके शरीर से, तो आपको ठंडक महसूस होती है, क्योंकि वाष्पीकरण के लिए जो ऊष्मा चाहिए आपके बॉडी से लिया जाता है, जिससे आपको ठंडक महसूस होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका के संरचनात्मक संगठन का एक भाग नहीं है? यानी कोशिका के अंदर जो है इन चार में से कौन आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक कोशिका के निर्माण में कई सारे कोशिकांग भाग लेते हैं, बताना है कि इनमें से कौन वो भाग नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिलता है, कोशिका द्रव्य देखने को मिलता है, कोशिका भित्ति आपको देखने को मिलती है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको कोशिका के अंदर कोशिकांग रूप में हार्ट देखने को नहीं मिलेगा। असंतुलित अभिक्रिया का संदर्भ लीजिए। इस समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुणांक का सही सेट है? यहाँ पर गुणांक कौन कौन सा आएगा ये बताना है। तो हम इस सवाल को जो ऑप्शन से बनाएंगे, है ना, ऑप्शन से बनाएंगे। यहाँ पर हम 2 डाल देते हैं, यहाँ पर हम लोग 7 डाल देते हैं, यहाँ पर हम लोग 4 डाल देते हैं और यहाँ पर हम लोग 6 डाल देते हैं, है ना। ऑप्शन से आप बनाइए। तो यहाँ पर देखो आप 4 कार्बन है, यहाँ पर भी 4 कार्बन है, यहाँ पर 2 गुने में 6 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखो 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखो 14 ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखो तो 8 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए और 6 यहाँ पर है, तो 8 और 6 14, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। क्वथनांक से कम किसी भी ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो द्रव है ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अब इस प्रोसेस को हम लोग वाष्पीकरण भी बोल सकते हैं, और क्वथन भी बोल सकते हैं, बॉइलिंग भी बोल सकते हैं। अगर द्रव से गैस में कन्वर्जन जो है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम ताप पर हो रहा है तो हम वाष्पीकरण बोलेंगे, और अगर कन्वर्जन जो है बॉइलिंग पॉइंट पे हो रहा है या फिर इससे ज़्यादा ताप पे हो रहा है तो वैसे केस में हम लोग बोलेंगे कि क्वथन हो रहा है। तो पानी का भाप में बदलना वाष्पीकरण तब तक कहलाएगा जब तक कि पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, और जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा यानी पानी जो है हम बोलेंगे कि पानी उबल रहा है, पानी का जो है क्वथन हो रहा है। ठीक, तो दोनों ही केस में जो है पानी भाप में कन्वर्ट होगा, तो इसे वाष्पीकरण बोलेंगे। बोला है क्वथनांक से कम यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से कम किसी भी तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण बोलेंगे।
तो क्वथन कब बोलेंगे? जब टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के बराबर हो या फिर इससे ज़्यादा हो। अगर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम हो, कुछ भी हो लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से कम हो, वैसे केस में हम लोग वाष्पीकरण बोलेंगे लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे 100 सवाल पूरे होते हैं। थैंक यू सो मच।